इमाम खुमैनी कोशिश करके ईरान की इस्लामी इनकलाब ले आए, और अभी खामनाई साहब और मसूद पज़ेश्कियान और ईरान की रियासत रूहानी रियासत है ना, एक इल्हामी रियासत। 4 लाख लोगों के कत्ल में ईरान इन्वॉल्व, शाम में 4 लाख लोगों के कत्ल में शाम की असद हुकूमत इन्वॉल्व, शाम के 4 लाख लोगों की मौत में तुर्की इन्वॉल्व है, शाम के 4 लाख लोगों की मौत में सऊदीया, कतर, अमारात, हर खुद ज़ैनबीयून, फातिमीयून, जो मुतारिब दाइश, जो मुतारिब गिरोह हैं, हर गिरोह के हाथ खून से रंगे हुए हैं ना, अलग-अलग नामों से। मैंने पिछले चंद दिनों में ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं और मुझे उनकी बातें बहुत अपील की हैं कि क्या वजह है कि आप विलायत फ़क़ीह के चक्कर में ईरान के, और इस बात को इंडोर्स शिया उलमा भी करते हैं कि ईरान के जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं वो इस्तेमारी हैं, इंपीरियल हैं, वो बादशाहत और अमरीयत के अंदाज से मसाइल को डील करने की कोशिश करता है, और जो उनके खिलाफ उठता है उसकी वो तकज़ीब करते हैं, उसकी तकफीर करते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं जो विलायत फ़क़ीह को नहीं मानता। मैंने दाइश के दहशतगर्दों की लाशों की बेहुरमती अल-हश्द अश-शाबी के हाथों होती हुई देखी है। मैंने दाइश के लोगों के हाथों शाम की फौजियों के लाशों की बेहुरमती होते हुए देखी है। हाँ, मैंने इसराइल के फौजियों के हाथों फ़लस्तीनियों की लाशों की बेहुरमती होते हुए देखी है। जिस शिद्दत से हम इसराइल की मुखालफत करते हैं कि वो फ़लस्तीनियों का कत्ले-आम करता है, वो मस्जिद अक्सा को गिराना चाहता है, वो ये करता है, वो करता है। शाम में क्या जामिया मस्जिद उम्वी के मीनार और उसके मनारे और उसके गुंबद और उसके सहन रूस की, ईरान की, शाम की अफवाज की बमबारी से तबाह नहीं हुए? वो ये कहते हैं इसराइल हजारों लाखों लोगों को मारे तो इसराइल पूरी दुनिया का बुरा, लेकिन अगर बशारुल असद लाखों लोगों को कत्ल करे तो उसकी फिर भी हम इसलिए रिस्पेक्ट करें कि वो मज़ामत के महवर की एक कड़ी है, उसके जरिए से हिजबुल्लाह के हथियार जाते हैं। तो हिजबुल्लाह 2006 तक तो हमारी आंखों का तारा थी कि इसराइल के खिलाफ लड़ती थी। हिजबुल्लाह 2014-15 में जब शाम के तनाज़े में शामिल हुई और उसके बाद लाखों लोग मरे शाम में, वो कब से हमारी आंखों का तारा हो जाए जिसके हाथ हमारे अपने ही खून से लगे हुए। फिर हमारे अपने मुल्क से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिफाए जनाब ज़ैनब के नाम। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, शोलोम। खुदावन की आप सब पर सलामती हो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर मोहतरम जनाब प्रोफेसर शोज़ब अस्करी साहिब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमने शोज़ब साहिब के साथ मसले फ़लस्तीन के ऊपर बहुत तफसीली गुफ्तगू की थी और आप दोस्तों ने उसको बहुत पसंद किया। काफ़ी सवालात भी दोस्तों ने किए, कुछ लोगों ने एतराज़ात भी किए, और हर तरह की तनकीद और तबसरा ये सुनने वाले और देखने वालों का हक़ है और हम उसका खैर मकदम करते हैं। मोहतरम जनाब अस्करी साहब, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये इनकी जो तालीम है और जो अभी इनकी तदरीस भी है वो बैनुल अक़वामी उमूर पर हैं और आप इसके बहुत माहिर हैं। और जितने भी दुनिया में और ख़ास तौर पर मशरिक़ी वस्ता और इन जगहों पर जो भी मामलात चल रहे हैं उन पे इनकी गहरी निगाह हैं। काफ़ी मज़ामीन वग़ैरह के उन्होंने तर्जुमे किए हैं और कई इनके मज़ामीन और मक़ालात जो है वो इस मौजू से मुतालिक छपे हुए मौजूद हैं। और अभी इंशाअल्लाह एक किताब भी इनकी मुस्तक़बिल करीब में आने वाली है, उसका भी हमें शिद्दत से इंतज़ार है। तो अब जो शाम में जो कुछ हुआ और उस हफ़्ते बाद जो हमारे मुल्क में, उस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात, मुख्तलिफ़ किस्म की आरा, मुख्तलिफ़ तबसरे ये चल रहे हैं और उस पर भी हम बात करेंगे और नफ्स मसले पे हम बात करेंगे। हम समझना चाहेंगे मोहतरम जनाब शोज़ब अस्करी साहिब से कि ये मसला बुनियादी तौर पर शुरू कब हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँचा, फिर आगे क्या होगा। तो इसके माजी और हाल और मुस्तक़बिल तीनों पर बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा एक मरतबा टाइम दिया। नहीं, आपका शुक्रिया। हाँ, कुछ दोस्तों ने कहा था मुझे कि भाई आपने शोज़ब साहब से एक मरतबा इस मौजू पे बात करनी है, तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है और मुझे जो पता होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। बड़ी मेहरबानी। अच्छा शोज़ब साहब, मैं ज़रा इस मसले को इब्तिदा से थोड़ा समझना चाहता हूँ। यानी आपने जिस तरह फ़लस्तीन का मसला एक एक चीज़ करके आपने ना तज्ज़िया, हम जिसको कहते हैं ना, जुज़ करके आपने समझाया और उससे एक पूरी एक तस्वीर हमारे सामने आई। हमें समझ में आया कि ये फ़लस्तीन का मसला शुरू कब हुआ, आगे कैसे बढ़ा, उसके सारे अदवार आपने जिस अंदाज से बताया था वो इतना आपका हासिल मुतालिया हमने। तो इसी तरह ये जो शाम का मसला है, ये बुनियादी तौर पर क्या था, ये शुरू कैसे हुआ, ये जो जंगें हैं 2011-12 में इस पर बहुत बातें हुई और लोगों ने अहादीस वगैरह में जो पेशगोइयाँ और ये और वो सारा करके कई लोग मसीह को भी उतार चुके थे, मेहदी को भी ले आ चुके थे, लेकिन पता लगा कि वो तो कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड बताएं, यहाँ तक मसला जो पहुँचा ना इससे पहले। मशरिक़ वस्ता में जो इस वक्त तनाज़ा है उसकी जो जड़ें हैं और बुनियादें हैं वो पहली जंग अज़ीम में है। सही। पहली जंग अज़ीम में ये सारा खित्ता जिसे आज हम मशरिक़ वस्ता कहते हैं, अरब ममालिक जिसमें हैं ईरान है, तुर्की, ये इसके दरमियान जो उस्मानी खिलाफत का ज़माना है उसमें ये सारा खित्ता
तुर्क उस्मानी खिलाफत का हिस्सा है। और तुर्क उस्मानी खिलाफत ने जंग अजीम अव्वल में गलत इत्तेहाद चुन लिया, यानी वो उस तरफ थे जिस इत्तेहाद को शिकस्त हुई, यानी जर्मनी के साथ ही थे, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ ही थे। उनके मुकाबले पर बरतानिया था, अमेरिका था, रूस था। तो ये जो ताकतें इत्तेहादी ममालिक के मुखालिफ थी, उन्हें शिकस्त हुई। और हम सब लोगों ने अपने अपने यहाँ स्कूल की किताबों में तहरीक खिलाफत के बारे में पढ़ रखा है। तो वो 1920-21 में जो तहरीक खिलाफत चल रही है, वो तुर्की में खत्म होने वाली खिलाफत को बचाने की बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों की एक कोशिश थी। तो ये खिलाफत का अहद जब मशरिक़ वुस्ता में तमाम हुआ और खिलाफत का इदारा अंग्रेज़ों ने तो नहीं, अलबत्ता खुद तुर्कों ने कमाल अतातुर्क की क़ियादत में खिलाफत के इदारे को ख़त्म किया, तो ये 1915, 16, 17 से लेकर 1921 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, पहली जंग अजीम के बाद मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसें हुई जो इस मामले को देखने के लिए थी कि वो ममालिक या वो एम्पायर्स, सल्तनतें जो ख़त्म हो रही हैं, उनसे जो नए मुल्क वजूद में आ रहे हैं, उनकी तरतीब व तदवीन क्या होगी, उनकी सरहदें क्या होगी और कौन से इलाके किस फातेह के पास जाएंगे। तो मशरिक़ वुस्ता की तकसीम इस तरह से थी कि फ्रांस और बरतानिया, इन्होंने तुर्की, जो जदीद तुर्की अभी है, इसके ऊपर तो कमाल अतातुर्क की हुकूमत आ गई, सदारती निज़ाम आ गया, वो उनके रहनुमा बन के, तुर्कों के बाप बन गए, उनके बाबा कौम बन गए। लेकिन जो बाकी मशरिक़ वुस्ता के और अफ्रीका के, ख़ास तौर पर नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक हैं, उन पर ये एक बरतानवी सिफारतकार और एक फ्रांसीसी सिफारतकार, ये गालिबन साइकस-पीको पैक्ट कहलाता है, मुआहिदा, ये बाल्फोर के साथ इसका नाम लिया जाता है। फुट्टे के जरिए, पैमाने के साथ मशरिक़ वुस्ता के नक्शे पर लकीरें लगाई गई। अगर आप मशरिक़ वुस्ता का हालिया नक्शा देखें, नॉर्थ अफ्रीका का नक्शा देखें, तो आप हैरान होंगे, सीधी लकीरें लगी हुई। अच्छा, सरहदें होती है ना, जी जी, कुछ कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई सीधी लकीर तो नहीं होती। लेकिन नॉर्थ अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक की सरहदें दिलचस्प है, सीधी लकीरें, साफ लगता है कि किसी ने मैप के ऊपर बैठ कर लगाई हैं, जमीन पर नक्शे नहीं बनाए हुए। और जब 2014 में दाइश ने शाम और इराक के कुछ इलाके पे कब्जा किया और शाम और इराक के दरमियान सरहद जो है वो अमलन नापैद हो गई, खत्म हो गई, एलिमिनेट हो गई, तो वो उनका जो बिल्डोजर था दाइश के लोगों का, वो जब सरहद पर जो दीवार बनी हुई थी उसको हटा रहा था, तो वो बार बार कह रहे थे, ठीक 100 साल के बाद हमने बरतानवी और फ्रांसीसी इस्तेमार की निशानियों को खत्म कर दिया। अब वापस चलते, पहली जंग अजीम के जीतने के बाद फ्रांस और बरतानिया ने जिस तरह इस खित्ते को अपने अपने मैंडेट में, यानी अपने अपने जेरे असर इलाकों में तकसीम किया, उसमें फ्रांस के पास शाम और लबनान का इलाका आया। ये फ्रांसीसी मैंडेट है। अभी लबनान की हालिया जंग बंदी जो हुई है, उसके पीछे अगर कोई एक हेड ऑफ स्टेट पूरी कोशिश से इन्वॉल्व थे, तो वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन थे। और उनकी इस कोशिश की वजह वही पुराना कॉलोनियल जो ताल्लुक है फ्रांस का लबनान के साथ, वो उसकी वजह है। और लबनान की बहुत सारी आबादी फ्रांसीसी बोलती है, फ्रांसीसी समझती है, और वो फ्रांस की शहरी है। सही, अच्छा, सो इसलिए। और शाम भी फ्रांस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में था, अलबत्ता ट्रांस जॉर्डन जिसे अब उर्दन कहते हैं, और फलस्तीन, ये बरतानवी मैंडेट का हिस्सा था। और ये बहुत सारे लोगों को इल्म होगा, और अगर नहीं तो होना चाहिए, कि हमें बाल्फोर मुआहिदे को पढ़ने की ज़रूरत है। बाल्फोर, सर आर्थर बाल्फोर बरतानिया के वजीर खारजा थे, जिन्होंने 1914 में सहूनियों की आलमी तंजीम वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक ख़त भेजा था, जिसका मतन ये था कि हिज मेजेस्टी की हुकूमत, यानी शाह बरतानिया की हुकूमत, इसका ऐलान करते हुए खुशी महसूस करती है कि हम यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में एक कौमी घर बनाकर देंगे, इस शर्त पर कि फ़लस्तीन की मकामी आबादियों के मजहबी, समाजी और सियासी हुकूक जो है वो पामाल ना किए जाएं। तो
जिस तरह मसले फ़लस्तीन का तनाज़ा जंग अज़ीम अव्वल में है, इसी तरह मशरिक़ वस्ता की दीगर तमाम तनाज़ात की जड़ें जंग अज़ीम अव्वल में है। तो शाम का तनाज़ा भी जंग अज़ीम अव्वल के बाद से शुरू होता है। ठीक है। क्यों? इसराइल का क़याम और बाद में इसराइल की 1948 में और 1967 में और 1973 में होने वाली जंगें इसराइल के आसपास मौजूद मुस्लिम ममालिक में तनाज़े की बुनियाद है। तो हमें शाम का तनाज़ा समझना है 1948 से, जब इसराइल कायम हुआ और शाम की अफवाज ने इसराइल पर हमला किया। इराक की अफवाज भी शामिल थी, उर्दन की अफवाज भी शामिल थी, मिस्र की अफवाज भी शामिल थी। इन तमाम ममालिक को इसराइल की रियासत के क़याम के वक्त यहूदियों की तंजीमें जो थी हागना, उनसे मार पड़ी, जो बाद में इसराइल की कौमी फौज बनी। फिर 1967 में इसराइल ने 6 दिनों में हमला करके शाम से गोलान की पहाड़ियां छीन ली और शाम की एयरफोर्स को जमीन पर खड़े खड़े तबाह कर दिया। बिल्कुल जैसे आज, ये जो आज का दिन है, आज इसराइल ने शाम की एयरफोर्स और नेवी को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। आज दोपहर को उन्होंने लताकिया में जो शाम की नेवी का अड्डा था उसको तबाह किया है। वहां पर उनके जंगी जहाज थे, उनकी शिप्स थी, जो भी शाम की नेवी थी वो आज दोपहर खत्म हुई है। और आज शाम गालिबन 300 के लगभग जहाज जो हैं और हेलीकॉप्टर जो हैं, जंगी जहाज, सब इस वक्त शाम में अमलन कोई एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि इसराइल ने कल और आज 2 दिन मुसलसल 300 हमले करके शाम की नेवी भी खत्म कर दी है, शाम की एयरफोर्स भी खत्म कर दी है। शाम में मौजूद असले के तमाम डिपो आज इसराइली बमबारी से खत्म हो गए। अब इसराइल के लिए शाम में कहीं कोई मज़ामत नहीं है सिवाय क्लाशनकोफों और रॉकेट लॉन्चरों, और जो किसी मुसल्लह तंजीम के पास हथियार होते हैं छोटे, वो अब तो और कुछ नहीं है। इसराइल ने शाम से 1967 में गोलान की पहाड़ियां छीनी, मिस्र से सहराए सीना छीना, उर्दन से दरियाए उर्दन छीना, उर्दन से मगरबी किनारा छीना, मिस्र से गजा छीना और फलस्तीनियों से बैतुल मुकद्दस छीना। शिकस्त खोरदा शाम में शाम के वजीर दिफा हाफिजुल असद ने अपने मुल्क की शिकस्त की जिम्मेदारी मौजूदा सदर पर आयद की और वजीर दिफा ने 1970-71 में शाम में कूदेता करके हुकूमत पर कब्जा कर लिया। वो वजीर दिफा हाफिजुल असद 1970-71 से लेके सन 2000 तक शाम के सरबराह रहे। वो जब शाम के सरबराह थे तो वो शाम की बास पार्टी के सरबराह थे। बास पार्टी नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पॉलिटिकल मॉडल पर यकीन करती है और वो सोवियत यूनियन के कैंप में। ठीक। सो सोवियत यूनियन की सपोर्ट से शाम में हाफिजुल असद की हुकूमत थी, मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत थी। जमाल अब्दुल नासिर और हाफिजुल असद ने मिलकर कुछ सालों के लिए, 2 से 4 सालों के लिए शाम और मिस्र को मुत्तहिद एक मुल्क बना दिया था। अच्छा। हम पॉलिटिकल साइंस में जब कन्फेडरेशन की कोई मिसाल देखते हैं हालिया तारीख में, तो हमारे पास एक मिसाल आती है जब 2 सॉवरन मुल्कों ने, शाम और मिस्र ने, एक मुश्तरका मकसद के लिए इसराइल के खिलाफ, मुश्तरका मकासद के असूल के लिए, अपनी जमीनें वापस लेने के लिए एक मुल्क 2 मुल्कों में, 2 मुल्क एक मुल्क में तब्दील किए थे। यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के सरबराह थे जमाल अब्दुल नासिर और हाफिजुल असद, दोनों एक बैक वक्त, दोनों बैक वक्त सरबराह थे। लेकिन वो सरबराही या वो इत्तेहाद इसलिए जल्दी खत्म हो गया क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर शाम को एक कॉलोनी की तरह, एक क्या कहते हैं वो, मफ्तूआ इलाके की तरह ट्रीट करने लगे। तो वो जो इत्तेहाद था वो सिवाय 2-4 साल से ज्यादा आगे चल नहीं सका। तो हाफिजुल असद कॉम्प्रस्त और सोशलिस्ट हुकूमत, जिसका मकसद शाम के तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक और तमाम नस्ली ग्रोहों को साथ लेकर हुकूमत चलाना है और वक्त आने पर इसराइल से अपनी मकबूजा इलाके वापस लेने। हाफिजुल असद ने अपनी क़यादत के दौरान, जैसे तमाम डिक्टेटर करते हैं, हर 5 साल के बाद सदारती इंतखाबात हुआ करते थे और उन इंतखाबात में 90 से 95% के लगभग वोट लेकर हाफिजुल असद मुंतखब हो जाते थे। और ये भी सब जानते थे कि हाफिजुल असद अगर अल्लाह को प्यारे हो गए तो उनके जो भाई हैं वो उनकी जगह ले लेंगे।
तो हाफिजुल असद के खिलाफ अवाम की पहली बगावत 1982 में हुई। अच्छा, हमा शहर में, जहां अभी परसों तरसों कब्जा हुआ था 1982 में। और हाफिजुल असद ने उस बगावत को कुचलने की जिम्मेदारी अपने भाई के जिम्मे लगाई, जिन्होंने मुख्तलिफ तखमीने हैं 28,000 से लेकर 40,000 लोगों को मारा गया और शाम में अवाम की बगावत को 1982 में खत्म कर दिया गया। फिर और वो बगावत डिक्टेटरशिप के खिलाफ थी, ये जो अवामी अपराइजिंग थी हाफिजुल असद के खिलाफ। ठीक है। जैसे इसी 80 की दहाई में कुर्दों ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत की थी, तो सद्दाम हुसैन के चचाजाद भाई अली अल माजिद, जिनको लोग केमिकल अली कहते हैं, उन्होंने किरकुक और ये जो कुर्दिस्तान का इलाका है वहां पर अर्दुबिल के इलाके में कीमियाई हथियार फायर किए थे और हजारों कुर्दों को वो जहरीली गैस के हमले करके मारा। उस वक्त ऐसे इस्लामिस्ट लोग, ये लोग तो नहीं थे ना, अल-इख्वान इस टाइप के लोग नहीं थे, वहां के अवाम ने बास पार्टी की अपोजिशन, जब से बास पार्टी है वो अख्वानुल मुस्लिमीन है। अच्छा, यानी इमाम हसन अल बन्ना और सैयद कुतुब की जो तहरीक है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज के खिलाफ है। तो मगरबी सियासी तसव्वुरात और नजरियात, चाहे जमहूरी हों या चाहे इश्तराकी हों, उन दोनों से उनकी जंग है। वो ठीक है। तो यानी उस वक्त आप ये कह रहे कि अल-इख्वान के नाम से ये तंजीम वहां मौजूद, बिल्कुल अपोजिशन के तौर पर मौजूद थे और इस्लाम पसंद लोगों ने मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर की मुखालफत की, बाद में हुस्नी मुबारक की मुखालफत की, उसके बाद अनवारुस सादात की मुखालफत की, फिर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत आई, लेकिन फिर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत खत्म हुई तो सीसी की हुकूमत आई, अभी फिर उनकी अपोजिशन का नाम इख्वानुल मुस्लिमीन है। और अभी जो पाबंदी नहीं इन पे लगी हुई है तंजीमी तौर पर, सियासी तौर पर, तो सीसी के मिस्र में हर चीज पर ही पाबंदी है ना, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकी, मार्शल लॉ लगा हुआ। तो फौजी अमरीयत के दौर में भी हाफिजुल असद, बिल्कुल हाफिजुल असद में भी फौजी अमरीयत थी, वो थी, लेकिन जो उनकी अपोजिशन पार्टी थी वो नाम से सरगर्म नहीं थी, लेकिन वो सोच जो हाफिजुल असद के खिलाफ थी वो इख्वानुल मुस्लिमीन की। अब इस सारी सोच का एक मजहबी और मसलकी पहलू भी है कि हाफिजुल असद, शाम की जो आबादी है इस वक्त वो 2,40,00,000 है। शाम की आबादी का 15% अलवियों पर मुश्तमिल है। सही है। अब मुझसे बेहतर अलवी कौन होते हैं आप जानते हैं, जरा एक जुमले में अलवी फिरके की वजाहत करें ताकि मैं भी समझ सकूं और हमारे देखने वाले भी समझ। बस ये अभी तो हमें बता दें अलवी कौन होते हैं। नहीं, अलवी यानी शिया, यानी हम जब शियत की बात करते हैं सुन्नियत के मुकाबले पे, तो शिया फिरका है, लेकिन शियाओं में कई फिरके हैं, तो उनमें से एक नुसैरी या अलवी। नहीं, नुसैरी और अलवी कौन होते हैं जी? मतलब इनके यहाँ ये है ना कि खासतौर पर हजरत अली वगैरह की उलूहियत और इस तरह के कायल, और जो बाकी जैदी और इस्ना अशरी शिया वो बिल्कुल इनके ना सिर्फ खिलाफ है, बल्कि मेरे ख्याल से उनको मुसलमान भी शायद बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि मेरे चूंकि पस मंजर शिया घराने से है, तो हमारे नजदीक अलवी और नुसैरी, अगर वो हजरत अली अलैहिस्सलाम को शिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्हें वो खुदा या अल्लाह नौजुबिल्लाह मानते हैं, तो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो अलवी शिया आसना अशरियों के नजदीक इस्लाम से खारिज हैं। बस इस सख्त लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमारे देखने और सुनने वालों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि फिरका वारियत की आग इस तनाजे की आड़ में पिछले 4 दिनों में जो पाकिस्तान में भड़काई जा रही है, उसके लिए ये जरूरी है कि हमारे देखने वाले ये समझें कि अलवी शिया नहीं होते, और अलवी शाही अलवी अशरी शिया नहीं होते, शिया तो हैं वो, इसको शियत से उनकी इनकार ना करें ना। शियाओं के मुख्तलिफ फिरके हैं, उसमें से एक अलवी फिरका है जिसको बाकी शिया उनको मुसलमान नहीं समझते। शिया उसे कहते हैं जो हजरत अली को इमाम मानता है, जो हजरत अली को अल्लाह मानता है उसे शिया नुसैरी कहते हैं, बस ठीक। और नुसैरी शिया नहीं होते। ठीक है, चले आगे चले, उन्होंने थोड़ा एक स्टेप आगे कर दिया। नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैं शिया हूँ, हम हजरत अली को इमाम मानते हैं, हम हजरत अली को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह तो नहीं मानते, जो अल्लाह मानते हैं उनको हम नुसैरी कहते हैं, और नुसैरी अलवी हैं। शाम में 15% अलवी रहते हैं। शाम की
आबादी का 60 से 70% अरबों पर मुश्तमिल है। ये अलवी अरब हैं। सही है, बिल्कुल। बाकी अरब अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, शाम में एक और नस्ली अकलियत है जिसको कुर्द कहते हैं। कुर्द शाम के साथ जो तुर्की का सरहद है, इस्ना अशरी शिया नहीं है शाम में। शाम में इस्ना अशरी शिया मादूद चंद है, और ज़ैदी मादूद चंद है, इस्माइली मादूद चंद, ये सब लोग होंगे, चंद सैकड़े हजार। हाँ, लेकिन शाम की आबादी को अगर मजहबी बुनियादों पर तकसीम किया जाए तो 80 से 85% आबादी अहले सुन्नत या 80% सुन्नी और 5 से 7% दुरूज होंगे। हाँ, दुरूज भी है, बिल्कुल दुरूज भी है ना। और बाकी दुरूज, अरब, कुर्द ये शाम के नस्ली ग्रोह हैं। सही। सुन्नी, अलवी और कुर्दों के यहाँ अहले सुन्नत के कौन से इमाम की? इमाम शाफी गालिब। हाँ, कुर्द ज्यादा तो हाँ, तो कुर्दों का अहले सुन्नत के एक और फिरके से ताल्लुक है। आम तसन्नो का अहले सुन्नत की जमहूर अहले सुन्नत से ताल्लुक है। और अलवी जो हैं वो आप जानते हैं, नुसैरी। ठीक ठीक। तो शाम में इख्वानुल मुस्लिमीन की जो सोच है उसका हाफिजुल असद की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का एक पहलू मसलिकी पहलू भी। सही, ठीक हो गया। हाफिजुल असद ने 1982 में शामियों को मारा, अपने भाई को अपने लिए तैयार किया, मगर उसके भाई ने उसकी बीमारी की हालत में बगावत कर दी, सो उसको असैसिनेट करवा दिया। अपने बेटे बासिल असद को तैयार किया, जो सन 94-95 में किसी ट्रैफिक हादसे में मारे गए। और फिर आखिर एक रफ़ाल निकला बशारुल असद के नाम। ये सन 2000 में बरतानिया में माहिर अमराज चश्म होने की हैसियत से डॉक्टरी की कोई तालीम हासिल कर रहे थे जब इनके वालिद की वफात हुई। और जब जाहिर है चूंकि शहजादे थे, बादशाह सलामत सदर ममलिकत के बेटे थे, तो उनको फौरन बुलवा लिया गया और फिर इंतखाबात हुए और वही अपने वालिद की तरह 90-95% वोट लेकर वो शाम के सदर मुंतखब हो गए 5 सालों के लिए। हर 5 साल के बाद शाम में इंतखाबात होते थे जिसके नतीजे में बशारुल असद इलेक्शन जीत जाते थे। चलते चलते 2010-11 का दरमियानी जो टाइम है वो ये बशार साहब 2001 में सदर बने वाले। सन 2001 तो 2001 से 11 तक अमन रहा, कोई बगावतें, कोई इस तरह की तहरीकों का दबा दिया इन्होंने ठीक तरह से। शाम पिछले 54 साल से पुलिस स्टेट कहलाती है। सही। पुलिस स्टेट यानी जहां पर पुलिस हर चीज का जबर है। वहां उनका एक महकमा है जिसका नाम है मुखाबरात, जैसे खुफिया एजेंसी। जैसे हमें शाह के जमाने में सावाक का नाम मालूम था कि सावाक ये है वो है, तो उसी तरह शाम में मुखाबरात है। और जैसे सद्दाम की जेलें मशहूर हैं, जैसे तालिबान की जेलें मशहूर हैं, उसी तरह ठीक हाफिजुल असद और बशारुल असद की जेलें भी पूरी दुनिया में मशहूर। तो 2011 तक आप कह रहे हैं? 2011 में पूरे आलम अरब में हमें अचानक से एक इनकलाब की लहर उठती हुई नजर आती है। ट्यूनिस में 22 साल से अली ज़ैनुल आबिदीन की आमरीत थी। एक रेडीबान सब्जी फिरोश मोहम्मद बुदूदू ने म्यूनिसिपल कमेटी के एक आदमी ने उस पर लाइसेंस का चलान किया और जुर्माना किया, और वो जुर्माना इतना ज्यादा था कि वो मजदूर आदमी के पास पैसे नहीं थे। उसने एहतजाजन खुद पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी, और उसने खुद को जो आग भरे बाजार में चौक चौराहे में लगाई। वो वीडियो बनी और वो इंटरनेट का जमाना था, वो फैली। तो वो सब्जी फिरोश ने खुद को आग लगाई फिजिकल, लेकिन आइडियली या मानवी तौर पर उसने पूरे मशरिक वस्ता में आग लगाई। उसका वजूद नहीं जला, पूरा मशरिक वस्ता जला। हमने देखा कि मिस्र में हुस्नी मुबारक की 40 साल पुरानी आमरीत को मिस्रियों ने चैलेंज किया और काहिरा मैदान जंग बना। हमने देखा लीबिया में 40 साल पुरानी आमरीत को लीबिया के लोगों ने चैलेंज किया और तराबलस और त्रिपोली जो उनके शहर हैं बड़े, वो इनकलाब का मैदान जंग बने। हमने यमन में अली साले के खिलाफ हौसियों की और बाकी यमनियों की बगावत देखी। 22-25 साल से वो साहब भी वहां बैठे हुए थे। फिर हमने बहरीन में जो सऊदी शाही खानदान की कजन एम्पायर है उसके खिलाफ बगावत उठते हुए देखी, और मनामा शहर जो है उसमें वो जो चौक है उस चौक पे वहां की मकामी शिया आबादी ने कब्जा किया। बहरीन में 70-75% आबादी शिया है, मादूद चंद फीसद आबादी सुन्नी है, मगर बादशाह चूंकि सुन्नी है इसलिए जैसी जबर की हुकूमत
हाफिजुल असद और बशारुल असद ने शाम की सुन्नी आबादी पर पिछले 50-55 साल से जमा के रखी हुई है, उसी तरह की एक जबर की हुकूमत बहरीन की हुकूमत ने पिछले 100 साल से मकामी लोगों पर आयद कर रखी है। और जब ये बहरीन में बगावत शुरू हुई तो उस बगावत को कुचलने के लिए सऊदी अरब ने अपनी फौज टैंकों पर सवार करके भेजी थी। उन्होंने वहां सैकड़ों लोगों को कत्ल किया, हजारों लोगों को गायब किया और यूं ये बगावत बहरीन में इलेक्शन वगैरह के कुछ बहरीन बादशाहत है सऊदी अरब। उसी साल 2011 में सऊदी अरब में शेख निमर अल निमर मोहम्मद अल बाकिर ने तकरीर की थी आले सऊद के खिलाफ, जुम्मे का खुतबा, और उन्होंने कहा था ये जो तकरीर मैं कर रहा हूँ ये मेरी जिंदगी की आखिरी अपीयरेंस है, इसके ऐन फौरन बाद मुझे गिरफ्तार करके मेरी गर्दन काटी जाएगी। और ऐसा ही हुआ, वो उस तकरीर के बाद पकड़े गए, उनकी गर्दन काट दी गई। उनकी गर्दन कटनी थी। तेहरान में सऊदी अरब की एम्बेसी पर ईरानी मुजाहिरीन ने हमला किया और सऊदी एम्बेसी को आग लगा दी। यूं सऊदी अरब और ईरान के डिप्लोमेटिक तल्लुकात खत्म हो गए। ईरान ने अपना सारा वजन डाल दिया हाफिजुल असद और बशारुल असद की तफसील से बात करेंगे। कि हम 2011 पर रुकने वाले हैं कि हुकूमत बचाई जाए। तुर्की, कतर, अरब अमारात, मिस्र, सऊदी अरब, इन सब ने अपना सारा वजन शाम की अपोजिशन के हक में डाल दिया। इस सारे चक्कर के नतीजे में दाइश पैदा हुई, जिसने शाम में आधा मुल्क और इराक में आधा मुल्क अपने कब्जे पे ले लिया। फिर अमेरिका और बरतानिया और मगरबी ममालिक के जहाज इस खित्ते में आए ताकि दाइश का कला कमा किया जा सके। वो दाइश का कला कमा भी करते थे, साथ साथ बशारुल असद का कला कमा भी किया करते थे। 2015 में सबको यकीन था, 2011 में अमेरिका ने शाम में फौज भेजी और फजाई हमले करना शुरू कर दिए, ओबामा का जमाना। 2015 में रूस ने कहा, जब सबको यकीन हो गया कि बशार अभी 4 दिनों का मेहमान है, तब रूस ने ऐलान किया, रूस की फौज वहां 1970 से मौजूद है, कि हम बशारुल असद की दरखास्त पर बशार की हुकूमत के हक में दहशतगर्दों पर फजाई हमले करने लगे। तो 2011, 12, 13, 14, 15 शाम में ईरानी भी हमले करते हैं, शाम में इसराइली भी हमले करते हैं, शाम में कतरी भी हमले करते हैं, शाम में अमाराती भी हमले करते हैं, शाम में मिस्री भी हमले करते हैं, शाम में सऊदी भी हमले। ये इंटरनेशनल कोalition अगेंस्ट टेररिज्म, इन तमाम मुल्कों की जो हवाई फौज है, उनके जो जंगी जहाज हैं, वो आते थे और शाम पर बमबारी करके जाते थे। जब अरब अमारात का ग्रुप अमरीकनों की मदद से बमबारी करता था तो वो दाइश और बशारुल असद के ठिकानों पर हमले करते थे। जब रूस वाले हमला करते थे तो वो दाइश और शामी अपोजिशन, जो शाम के अपने लोग हाफिजुल असद और बशारुल असद के खिलाफ है, वो उनको मारते थे। जब इसराइली हमले करते थे तो वो ईरानी और हिजबुल्लाह वाले नौजवानों को जमीन पर कत्ल करते थे। तो शाम 2011 से लेकर 2024 13 साल हो गए हैं, मुसलसल खाना जंगी का शिकार रहा है। मरने वालों की तादाद है 3,88,000 और बेघर हुए हैं 1,20,00,000। आधी आबादी शाम से निकल गई। 50 लाख तुर्की में, 15 लाख लबनान में, 10 लाख जर्मनी में और 30-40 लाख पूरी दुनिया में। सही, बहुत अच्छा है। देखे आपने माशाल्लाह से जंग अजीम अव्वल से लेकर 2024 तक हमें पहुंचाया। ठीक है, 2011 तक तफसील से बताया। अच्छा सर, ये 2011 से लेकर 2024 तक बीच में काफी अर्सा खामोशी भी रही, यानी ऐसा खामोशी 2018 से लेकर 2024 तक आपकी टीवी स्क्रीन पर रही है। अच्छा, वहाँ ये जंग और वहां इदलिब पर रूस और शाम की एयरफोर्स की बमबारी मुसलसल जारी रही है। इदलिब जिसके पीछे तुर्की है और तुर्की की सपोर्ट से इदलिब के इलाके को शामी अपोजिशन का सिक्योर इलाका डिक्लेयर किया गया और ये कहा गया कि सारे शाम से जो अपोजिशन लड़ाके हैं वो इदलिब में आकर पनाह ले लेंगे, तुर्की उनकी पुष्टपनाही करेगा। शाम और तुर्की के सरहद पर 100 किलोमीटर के इलाके में तुर्की की अफवाज अंदर घुसेंगी और वो अंदर घुसकर कुर्द लड़ाकों को, जो कि दाइश के खिलाफ और बशारुल असद के खिलाफ लड़ रहे हैं अमेरिका की हिमायत से, उन्हें मारकर पीछे हटाएगी, क्योंकि कुर्दों की जमीनी मौजूदगी से तुर्की को खतरा है।
कुर्द अपने लिए एक आजाद रियासत चाहते हैं, जिसके लिए वो तुर्की से जमीन भी लेना चाहते हैं, शाम से जमीन भी लेना चाहते हैं, इराक से जमीन भी लेना चाहते हैं। और ईरान में भी कुर्द, और ईरान में भी कुर्द रहते हैं, और वो भी अलहदगी चाहते हैं। वो भी अलहदगी चाहते हैं। सही सही। पाकिस्तान में भी कुर्द रहते हैं। अच्छा, कहाँ? बलूचिस्तान? बलूचिस्तान बाकायदा कुर्द? हाँ, या ये कुर्द कौम? हाँ। अच्छा हाँ। तो उनकी जबान वगैरह बरावी? अच्छा, बरावी, ये कुर्दिस्तान, ये हाँ, कुर्द लोग हाँ, हैं। हाँ, अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा सर, अभी मुझे हम अभी जब ये हुआ सुकूत दिमिश्क आप जिसको कहते हैं, और बशार साहब, मतलब यही हुआ ना, और क्या हुआ है? अभी बशार चला गया तो नहीं, वो यूं हमें यूं कहना चाहिए ना कि कुछ लोग उसे सकूत दमिश्क कहते हैं और कुछ लोग उसे फतुल मुबीन कहते हैं। हाँ चले, बहरहाल जो भी जिसका जो दिल चाहे कह ले। वो आपने अपना ही बताने क्या फतुल मुबीन वालों के साथ है या सकूत वालों के साथ, ठीक है। खैर, आपको तो हम तजिया और ये चीज़ें ले रहे, तो इसके अंदर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, अब ये कुछ मुख्तलिफ तंजीमों का मजमुआ है, ये सारे जो अभी लोग थे जिसकी सरबराही में बार बार मोहम्मद अल जुलानी साहब का नाम आता है, तो ये अलग अलग पार्टियां, तंजीमें नामों से काम कर रही थी, या बस ये सब एक पार्टी की तले? इनका जो मुश्तरका नाम है वो तो ये है ना कि शामी अपोजिशन, सीरियन अपोजिशन, ठीक है। और ये इनको आज रूस ने सीरियन अपोजिशन कहा है, कल इनको ईरान ने सीरियन अपोजिशन कहा है। अच्छा, तरसों तक ईरान इन्हें तकफीरी दहशतगर्द कहता था, समझना चाह रहा था, और रूस इन्हें टेररिस्ट कहा करता था। तो आज से उनका स्टेटस उनका नया नाम आ गया है। सारी दुनिया अब उन्हें शामी अपोजिशन या सीरियन अपोजिशन के नाम से जानती है। अमेरिका ने भी कह दिया है कि मोहम्मद जुलानी का नाम टेररिस्ट लिस्ट से हटाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अच्छा, बरतानिया ने भी कहा है कि भाई साहब का नाम जो है वो अब दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकालना है। फ्रांस ने भी कहा है कि इनका नाम दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकालना है। यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि HTS हयात तहरीर शाम, जिन्होंने सारी बगावत को लीड किया है, उनके बारे में दोबारा असर नौ उनके बारे में ये जायजा लेने की जरूरत है कि क्या उन्हें दहशतगर्द या अंडर ऑब्जर्वेशन इदारे डिक्लेयर किए जाएं या उन्हें एक नॉर्मल पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर कबूल किया जाए। और जबहतुन नस्र इसका पुराना नाम, जबहतुन नुसरा HTS का पुराना नाम है, और जबहतुन नुसरा उस पे पाबंदी है। जबहतुन नुसरा अलकायदा फिल सीरिया, ठीक है। अलकायदा इन सीरिया का नाम जबहतुन नुसरा था। इसी जबहतुन नुसरा ने नाम बदल के HTS किया। HTS भी दहशतगर्द तंजीम है, जबहतुन नुसरा भी दहशतगर्द तंजीम है, अलकायदा और दाइश भी दहशतगर्द तंजीम है। तो अभी इस वक्त तक शाम में जो लोग हुकूमत बना रहे हैं या बना चुके हैं या जो हुकूमत चला रहे हैं इस वक्त, वो लोग हैं जिन्हें मशरिक वुस्ता के तमाम ममालिक, अमेरिका और यूरोप दहशतगर्द ना सिर्फ कहते हैं बल्कि उनके सरों पर इनाम रखे हुए। सही सही। तो अच्छा, अब ये मोहम्मद अल जुलानी साहब का हमें थोड़ा सा तारुफ दीजिए कि ये बंदा कौन था, कब से है, किन तंजीमों से ताल्लुक़ है, इसके नज़रियात क्या है, कोई मसलक की शिद्दत पसंद तो नहीं है? ये शामी नजात सऊदी खानदान में पैदा हुए, सऊदी अरब, ठीक, 1980-81 के ज़माने में। और फिर इनका ख़ानदान जब ये जवान थे तो वापस शाम आया, दमिश्क में आबाद हुआ। फिर जब 2011 में शाम की अवामी बगावत शुरू हुई तो इन्होंने जो मुसल्ला बगावत है उसमें हिस्सा लिया, अलकायदा और जबहतुन नुसरा में शामिल हुए। फिर ये गिरफ्तार होकर 5 साल अमरीकी कैद में रहे। और अगर ये कैंप बूका की जेल में रहे हैं, जिस जेल से दाइश पैदा हुई है, अमेरिका ने बगदाद में कैंप बूका नाम की एक जेल रखी जिसके अंदर सारे शाम और इराक के जिहादी चुनकर रखे गए और उनका मुबल्लिग बनाया गया अबू बकर अल बगदादी को, जो कि बसरा से हैं और PhD थे। और अमेरिकनों को अरबी नहीं आती और उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि ये कैदी आपस में क्या बातचीत करते हैं और क्या सिलसिला चलाते हैं। तो 5 साल अमेरिका की जेर निगरानी दाइश की नर्सरी में दाइश तैयार हुई। और जब कैंप बूका ख़त्म हुआ और उसके कैदी रिहा हुए तो दाइश हमारे सामने आई। तो मोहम्मद जुलानी 5 साल कैद में रहे हैं। ठीक, इन्होंने रका में जब दाइश का हेडक्वार्टर बना तो ये दाइश के हमायती थे, जबहतुन नुसरा वाले। फिर और इनकी लड़ाइयाँ ना सिर्फ शाम की फौज से चल रही थी बल्कि फ्री सीरियन आर्मी, जो शाम की सरकारी फौज के वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की फौज के खिलाफ बगावत की है, इन्होंने उनसे भी जंग लड़ी है। और इन्होंने कुर्दों की जो फौज है
कुर्दिश फोर्सेस, SDF, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जिनको कहा जाता है, उनके खिलाफ भी जंग लड़ी है, जिन्हें अमेरिका की हिमायत हासिल है। तो ये 27 नवंबर से एक दिन पहले तक, जब तक अलिप्पो पर कब्जा नहीं हुआ, हलब पर जब तक कब्जा नहीं हुआ, उससे एक दिन पहले तक मोहम्मद जुलानी, HTS और इदलिब में रहने वाले सभी जिहादी अमेरिका, मशरिक वस्ता और यूरोप के नजदीक दहशतगर्द थे। 14वां दिन है, उनके यहाँ से दहशतगर्दी का लेबल आहिस्ता 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 दूर होता चला जा रहा है। नहीं तो ये अपने आप को ये इख्वानी है, अभी हम इनको दाइशी कहें, इनको मसलकन अहले सुन्नत वल जमात है, ठीक है, और जमहूरियत को कुफ्र समझते हैं, ठीक है, और खिलाफत को अपना हक समझते हैं। मोहम्मद जुलानी ने 2-3 साल पहले ये कहना शुरू किया कि अब हम खिलाफत का जो आलमी प्रोजेक्ट है उससे नजरसानी करके पीछे हट चुके हैं। हमारी जो मैदान अमल है और हमारी जो सारी कोशिशें काविशें हैं वो शाम की जमीनी हुदूद के अंदर है। अच्छा, चलो ये बहुत बड़ी अच्छी और ये बहुत बड़ी तब्दीली है। ये ऐसी तब्दीली है जैसे तालिबान में आई थी कि हम मतलब अपनी सरजमीन को दुनिया के किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल। विलायत फ़क़ी वालों में तब्दीली नहीं आई, आने विलायत फ़क़ी वालों में नहीं आई, इनकलाब एक्सपोर्ट करने वाला आने उसकी कीमत भी होती है जो चुका रहे हैं। उस पर हम बात करेंगे कि क्या कीमत। ठीक है शहजाद साहब, अच्छा आपने मोहम्मद अल जुलानी साहब को थोड़ा सा बताया। अब ये इन्होंने फतह के बाद या सुकूत के बाद, जो भी आप नाम दे, जामिया मस्जिद उमवी दिमिश्क में इन्होंने एक मुख्तसर से तकरीर भी की है। उस तकरीर को सुन के तो हमें एक अच्छी उम्मीद जागी कि शाम शामियों के लिए है, हम सब मिलकर सब लोगों को शामिल करेंगे फलाना। तो इससे आप बतौर एक तजिया निगार और इन चीज़ों की गहरी नज़र, तो आपको क्या लगता है, हम इसको इसी तरह लें या ये कोई लिबास है जिसको अभी आगे जाके इसने निकाल देना है और असल कोई और चेहरा होगा? नहीं, मुझे मुझे ना तो मैंने कभी विलायत का दावा किया है और ना ही मैं मुस्तकबिल की खबरें दे सकता हूँ इस तरह की, जैसे आपने उस शख्स की पूरी जो तस्वीर आपके सामने मौजूद है। अब हम इस तस्वीर को यहाँ रखते हैं, अब हम इस तस्वीर के हामिल दीगर लोगों की जातों का तज्जिया करते हैं एक एक जुमले में। जी जी, यानी जब 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा हुआ तालिबान का, तो पाकिस्तान में फतेह के शादियाने बजाए गए, कहीं गम के भी कहीं फतेह के शादियाने। मैं रियासती सतह पर बात कर रहा हूँ, रियासती सतह बिल्कुल। जो वो साहब जिन पर आज फर्द जुर्म आयद हुई है, वो 16 अगस्त को सेरीना होटल काबुल में चाय पी रहे थे और कह रहे थे कि एवरीथिंग विल बी फाइन, नो प्रॉब्लम, सब कुछ सेटल हो जाएगा। मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा था कि गुलामी की जंजीरें टूट गई। हाँ, और मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा था गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। कितने साल हो गए हैं? 3 साल हुए ना। इन 3 सालों में ये तालिबान तब्दील शुदा हैं, ये औरतों की तालीम पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, ये तालिबान तब्दील शुदा है। 20 साल अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कैसे खत्म हो सकती है? 4 दिन पहले खबर आई थी कि तालिबान ने खवातीन पर ये जो तिब की तालीम की इजाजत उन्हें दी हुई थी, उसकी भी इजाजत वापस ले ली गई है। अच्छा, कोई चंद महीने पहले खबर आई थी कि नामहरम की आवाज औरतों के कानों पे ना पड़े और औरत की आवाज किसी नामहरम के कान पर ना पड़े, इस तरह की कोई पाबंदी भी लगाई जा चुकी है। औरतें मर्दों के बगैर बाजार में नहीं निकल सकती। ये तो बात बहुत पुरानी बात है। तो औरतों के स्कूल 3 साल से बंद हैं। ऐसा ही है। रूस ने तालिबान और उनके अंदरूनी भी झगड़े होंगे, सारे होंगे पर तालिबान में बिल्कुल होंगे। एक गिरोह इस्लाह पसंद और कोई हक्कानी होंगे, कोई कंधारी होंगे, कोई हिराती होंगे। अमीर मोमिनीन मेरे ख्याल से मुतशद्दिद ख्यालात। हाँ, तो मुतशद्दिद, चलो वो इस तरह में अपना लफ्ज नहीं। शाम की अफगानिस्तान की जो रूहानी सरबराही है, मौलाना हिब्बतुल्लाह, यही नाम है, हिब्बतुल्लाह उनके पास है, हिब्बतुल्लाह उनके पास है। उनके होते हुए रूस ने तालिबान की हुकूमत को अफगानिस्तान का नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम किया है इस साल। कतर ने तालिबान हुकूमत को अफगानिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम किया इस साल, और चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को अफगानिस्तान। शाम चलते हम लोग। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने तालिबान के बारे में यही अंदाजे लगाए। ठीक है, अब क्या अंदाजा जो लगाए जा रहे हैं ये बताएं ना आप। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि एक कोई आदमी नजरियाती तौर पर एक नजरिए पर पहुंचा हुआ है। मसलन कोई शख्स मजहब में मुआशरे की
ताबीर करता है, मजहब से मुआशरे की ताबीर करता है, और इस मकसद के लिए वो जान लेता है और इस मकसद के लिए वो जान देता है। और एक शख्स जिसका ये ईमान है कि खिलाफत इंसानियत की मिराज है, जमहूरियत इंसानियत के लिए कुफ्र है, औरत और मर्द रुत में बराबर नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज नहीं तो कल हम शाम की औरतों पर लिबास की पाबंदी के हवाले से बातचीत होती हुई भी देखेंगे। तवक्को तो यही लगाई जा सकती है ना, अल्लाह करे हम सब गलत हों, अल्लाह करे शाम में जमहूरियत आ जाए, अगले चंद महीनों में इंतखाबात हों, अवाम की मुंतखब हुकूमत है चाहे जैसी है। हाँ, लेकिन शाम में तनव्वु बहुत नहीं है, पार्टियां, तंजीम। लबनान में तनव्वु है, लबनान में तनव्वु है कि स्पीकर असम्बली का शिया है, वजीर आजम सुन्नी है, सदर मसीही है। इराक में यही मॉडल है कि स्पीकर पार्लियामेंट सुन्नी है, वजीर आजम शिया हैं और सदर कुर्द है। ठीक, तो अगर इस तरह का कोई मॉडल इस तरह के मॉडल अगर लबनान में कामयाब होते या इराक में कामयाब होते तो शाम में भी उसी मॉडल को अप्लाई किया जा सकता है। इन दो जगहों पर कामयाब तो है ना अभी तक तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि लबनान में तो 4 साल हो गया सदर है ही कोई नहीं। क्यों नहीं है, मतलब कोई? इसलिए कि लबनान में शदीद पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। सही, सियासी इतना बोध पैदा हो चुका है, इतनी दूरी पैदा हो चुकी है कि 4 साल से आर्जी हुकूमत चल रही है, सदर कोई नहीं है। अच्छा, ये जो उनके वजीर आजम साहब हैं ये भी आर्जी वजीर आजम है। सही। उनके जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो 1994-95 से स्पीकर कौमी असम्बली चले आ रहे हैं। नबी बर्री अमल शियों की वो तंजीम जो हिजबुल्लाह नहीं है, मूसा सदर वाली जो तंजीम है उसका जो सरबराह है वो लबनान का क्या है, स्पीकर है। और हिजबुल्लाह के बिहाफ पर अभी अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात कर रहे थे वो यही कर रहे थे, अमेरिका बरारात हिजबुल्लाह से बातचीत। तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि शाम में नया आईन आएगा, शाम में नए इलेक्शन होंगे, शाम में पॉलिटिकल पार्टीज। 2015 में इसने ऐलान किया था बशार अल असद ने इंतखाबात का, जब इसने जंग जीतना शुरू कर दी थी, और 2018 में 19 में इंतखाबात हुए भी थे जिसमें नस्ली, मसलकी और कबायली बुनियाद पर होने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को शाम में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। इंतखाबात हुए थे सदारती उन इलाकों में जिन इलाकों पर इसकी हुकूमत थी बशार की, और फिर जाहिर है 90% वोट लेकर बशार अल असद अगले 5 साल के लिए मजीद सदर बन चुके थे। तो अभी शाम में क्या है, अभी शाम में 3 दिन पहले हुकूमत खत्म हुई है। इसराइल जो इससे पहले शाम पर बमबारी नहीं करता था शाम की फौजी तंसीबात के खिलाफ, वो इससे पहले ईरानी फौजी तंसीबात को और ईरानी एडवाइजर्स को और हिजबुल्लाह के ठिकानों को शाम में निशाना बनाया करते थे। पिछले 3 दिनों में कोई 340 फजाई हमले हुए हैं जिनमें शाम के सारे टैंक, शाम का सारा तोपखाना, शाम के सारे मिसाइल, शाम की सारी फौजी छावनियां, शाम के सारे फजाई अड्डे, शाम की सारी की सारी बहरी फौज खत्म हो चुकी। और इसराइली टैंकों ने शाम के 240 किलोमीटर इलाके पर मजीद कब्जा कर लिया है। 3 दिन पहले तक इसराइल के टैंक दमिश्क से 56 किलोमीटर दूर थी, आज वो 24 या 22 किलोमीटर फासले पर खड़े। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इसराइल इस पूरे पर कब्जा करने का मंसूबा रखता है, इस पर शाम पे, इसराइल ने शाम में जिस खित्ते पर कब्जा करना था वो उन्होंने कब्जा कर लिया। मस्जिद आगे, यानी पूरा शाम अपने उसमें लेने का वो नहीं होगा। नहीं तो पूरा शाम लेने का मतलब है कि 1-2 करोड़ दुश्मन आबादी को अपने कब्जे में लेना, तो ये तो स्ट्रेटेजिकली काबिल अमल नहीं है। ये हाँ, जो चीजें उन्हें जमीनी तौर पर जरूरत थी, गोलान की पहाड़ियों पर अब शाम के लिए अगले 100 साल लड़ के वापस लेना पॉसिबल नहीं है। सही। अच्छा सर, इसमें ये बताया ना कि ईरान ने भी बहुत गहरे वहाँ कदम जमाए हुए थे काफी सालों से, रशिया का तो पूरा आशीर्वाद उसको था, ठीक है ना। तो ये दोनों एन वक्त पे किस तरह से बिल्कुल बाहर हो गए और उन्होंने कोई मुजाहिमत नहीं की, कोई उसकी मदद नहीं की। और इसमें बाकी जो मगरबी ममालिक और जो चौधरी है दुनिया के बड़े, उन सब का क्या लगता है, कोई साजिशी कुछ हुआ है? अब मुआहदे हुए पहले से खुफिया? नहीं, अब ये तो हम वही बातें करेंगे ना जो खबरों अखबारों में मौजूद है, उसको सामने नहीं। जिस तरह आप कहते हैं ना, काबुल में जब तालिबान आए तो ये सारा वो जो इतने सालों से बैठकें हो रही थी, तो जो दोहा प्रोसेस था वो अखबार में छप रहा था। तो क्या इसके पीछे ऐसा कुछ था, नजर आता है? आपका शक या गुमान इस तरह है, या ये कोई
बस वो इनकलाबी या बागी लोग जो है वो इतने जबरदस्त कामयाबी से उन्होंने कदम बढ़ाया कि सारे कदम उखाड़ ये बागी इनकलाबी जो हैं वो पिछले 5 साल से तुर्की के हमसाये में एक इलाका कब्जे में लेकर बैठे हुए, ठीक, जहां वो तरबियत ले रहे हैं। शाम का इलाका, शाम का सूबा इदलिब है, अमलदारी नहीं थी। शाम का सूबा इदलिब है जिस पर शामी हुकूमत की अमलदारी नहीं थी, जिहादियों की अमलदारी। बिल्कुल समझ, मतलब 4 दिन पहले तक तो उनको सब लोग जिहादी कहते थे ना, या टेररिस्ट कहते थे, तो उन लोगों की अमलदारी थी। कि वहां कौन लोग रह रहे थे? वहां HTS था, हयातुत तहरीर शाम, वहां जबहतुन नुसरा था, वहां दाइश थी। हमारे देखने वालों के लिए ये जरूरी है कि वो अल जजीरा चैनल पर जाएं, यूट्यूब पर, और हाउ दाइश वाज क्रिएटेड इसको चेक करें। और जब वो चेक करेंगे तो उन्हें अंदाजा होगा अल जजीरा की वीडियो के अंदर, डॉक्यूमेंट्री के अंदर, कि रका पर अमेरिका के हमले से पहले रका से दाइश को सेफ पैसेज दिया गया। शमसुद्दीन को गालिबन 16 से 20 मील लंबा काफिला था जिस पर 5.5 लाख लोग सवार थे, और आधा काफिला लोगों पर और आधे काफिले में ट्रकों पर असला लोडेड था, जिसे महफूज रास्ता दिया गया। और ये सारा काफिला रका से निकला और इदलिब जाकर ठहरा। अमेरिका, जिसकी सैटेलाइट सारी दुनिया पर यूं यूं करके फोकस है और वो हर चीज को हर वक्त देख रही होती हैं, मगर इस काफिले को अमेरिकन प्रोटेक्शन थी और ये काफिला जाकर ठहरा इदलिब में। और फिर इस काफिले की मुकम्मल हिमायत जारी रखी तुर्की ने। और अब जब तुर्की ने यह देखा कि शाम के पुष्ट पनाह ईरान की हामी तंजीम हिजबुल्लाह, जिसने जमीन पर बशार के लिए दाफे फौज का किरदार अदा किया है, उसे इसराइल ने पिछले 3 महीने में इतनी मारपीट की है जिसका हद हिसाब नहीं। यानी अमलन ये बात नजर आती है लबनान में होने वाली तबाही के नतीजे में कि हिजबुल्लाह अगर मुकम्मल खत्म नहीं हो गई तो हिजबुल्लाह का 60 से 70% टूट गई, तबाह हो गया। और वो एक हमला, जिस एक हमले में वो पेजर और वॉकी टॉकीज फटे थे, वो जिसे कहते हैं ना एक शॉकिंग हमला था कि आपने एन उन लोगों को मारा जो लोग आपके नजदीक 100% हिजबुल्लाह है, और उनको आपने नाकारा कर दिया। मरे तो 12 या 17 लोग थे, लेकिन कितने लोगों के हाथ उड़ गए और उनकी टांगें उड़ गई और उनके पहलू जो है वो तबाह हो गए, वो लड़ने लायक नहीं रहे। तो कायद को मार दिया। फिर आपने उनके ऐसे कायद को मारा जिस कायद को वो अपना क्या कहते हैं, वो एक अफसानवी मकाम, करिश्माती शख्सियत करार देते थे। फिर उनको ही नहीं मारा, उनके साथ मीटिंग में मौजूद सारी लीडरशिप को मार दिया। फिर उनके बाद जिसका नाम नॉमिनेट हुआ उसको मार दिया। और फिर सिर्फ उसको नहीं मारा जिसने दाइश, जबहतुन नुसरा, HTS, शाम की अपोजिशन फोर्सेस को शिकस्त दी है, उसको सितंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने बगदाद में मारा है। मेरी मुराद कासिम सुलेमानी और उसके साथ पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के सरबराह अबू महदी अल मुहंदिस की है। तो जब कासिम सुलेमानी मारे गए थे तो वो दिमाग मार दिया गया था जिस दिमाग ने शाम में बशार की हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल-कुद्स फोर्स और ज़ैनबियून और फातिमियून और ये सब मजहब के नाम पे, और ये तमाम के तमाम शिया तंजीमें हैं जो सिर्फ ईरानी शियों पर मुश्तमिल नहीं है, जिसमें लबनानी शिया हैं, जिसमें अफगान शिया हैं, जिसमें पाकिस्तानी शिया हैं, जिसमें इराकी शिया हैं, जिसमें दुनिया भर में मौजूद शिया आबादियों से आए हुए लोग हैं। और वो लोग बशारुल असद का दिफा कर रहे थे। नहीं तो अब किए एकदम फिर क्यों मुझे, यानी फिर जब आप ये कह रहे जब हिजबुल्लाह इतनी कमजोर हुई कि हिजबुल्लाह ने ये वादा कर रखा था कि ये जंग उस वक्त तक बंद नहीं होगी जब तक गजा की जंग बंद नहीं होगी। गजा की जंग तो बंद नहीं हुई, लेकिन हिजबुल्लाह पिछले महीने अमेरिका की मिसालियत में, अच्छा दिलचस्प बात है ना कि इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग बंदी हुई है, जिसमें बीच के मीडिएटर का किरदार अमेरिका ने अदा किया है। अमेरिका के जो साहब एलची बन के आए हुए थे वो इसराइली अमेरिकी शहरी हैं
जो कल तक इसराइल की फौज में बतौर फौजी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तो अमेरिका का मुसालियतकार इसराइली रिटायर्ड फौजी है, अब अमेरिकी सिफारतकार है, उसने ये जंगबंदी करवाई है। और इस जंगबंदी में हिजबुल्लाह ने इस शर्त से पीछे हट गए हैं कि गजा पे जंगबंदी होगी। इसका मतलब यह है कि उनकी जान उस पर थी, दाव पर थी, इसलिए उन्होंने ये एक किस्म की जिल्लत आमेज शर्त है ना कि आप के कितने 5,000 के लगभग लबनानी मारे गए। उन 5,000 में वो कहते हैं कि 2,500 से 3,000 जो हैं वो हिजबुल्लाह के लोग मारे गए। तो आपकी तंजीम के 3,000 से 4,000 लोग मारे गए और जमीनी तबाही जो हुई है, सरहद पर 200 देहात मलिया मेट हो चुकी हैं। जनूबी लबनान में 200 देहात 40 किलोमीटर के इलाके में जो 120 किलोमीटर तक फैला हुआ, 40 किलोमीटर चौड़ा और 120 किलोमीटर लंबा इलाका जनूबी लबनान, जहां 200 शिया देहात है, वो सब के सब जमीबोस हो चुके हैं। सरहद से 20 मील के फासले पर लितानी दरिया है। लितानी दरिया के पीछे हिजबुल्लाह की फौज जाए, ये पहले दिन नेतन्याहू ने कहा था। 14 महीने लड़ने के बाद हिजबुल्लाह ये बात मान गया कि हम लितानी दरिया के पीछे चले जाएंगे। मुआहदे के मुताबिक हिजबुल्लाह के फौजी वापस जा रहे होंगे, इसराइल उन्हें हमला नहीं करेगा। इसराइल पिस्पा होती हुई हिजबुल्लाह की फौज को जंगबंदी के मुआहदे के बाद भी 17 दफा निशाना बना चुका है। कई फौजी हिजबुल्लाह के मारे गए। जवाब में क्या हुआ है? 1 रॉकेट या 2 रॉकेट हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं, ये बताने के लिए कि हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन 17 जंगी फजाई जहाजों के और ड्रोनों के हमले के जवाब में आप दो रॉकेट मारें जो जंगल में गिरें या उनको आयरन डोम तबाह कर दे, आपने दुश्मन को क्या जवाब दिया? हिजबुल्लाह जो बशार की दाफे है उसकी कमर टूट चुकी है। रूस जो बशार अल असद का बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है, दिफा करने वाला है, वो पिछले 3 महीने से मुसलसल यूक्रेन से ऐसे मिसाइलों का सामना कर रहा है जो मिसाइल पिछले 3 साल जंग में नहीं चलाए गए। यानी अमेरिका ने और जर्मनी ने और यूरोप ने वो सारे हथियार यूक्रेन के डिस्पोजल पे कर दिए कि आप इसको चलाएं, जिनको वो पहले चलाने की इजाजत नहीं थी। और अब मास्को यानी कुछ चंद महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले मास्को पर जंगे अजीम डोम के बाद तारीख का सबसे बड़ा हमला हुआ था। पूरे ड्रोन्स के स्क्वाड्रन आए थे। तो मास्को अपने क्या कहते हैं बका की जंग लड़ रहा है। और एक इतलात ये है कि गालिबन इस जंग में 5 से 7 लाख रूसी फौजी अब तक मारे जा चुके हैं और 2.5 से 3 लाख यूक्रेनी फौजी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन में नौजवान आबादी मौजूद नहीं रही। यूक्रेन में 25 साल की उम्र तक के फौजियों पर फौज में सर्व करने पर पाबंदी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कोई ऐसे मर्द भी जिंदा रखो कि यूक्रेन की आइंदा नस्ल चल सके। अच्छा, यूक्रेन मुसलमान मुल्क है क्या? नहीं। अच्छा, यूक्रेन तो मुसलमान सही है। यूक्रेन के वज़ीर दिफा मुसलमान है। सही, ठीक। उनका नाम उमर है। ठीक। अच्छा, वो नहीं, वो जो दूसरा जो था ना जहाँ पर ईरान और रशिया एक पेज पे जिसमें शिया अक्सरियत थी, वो आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग है। इसमें ईरान आर्मीनिया के साथ है, सही, जो कि मसीही है। ठीक। और वो आज़रबाईजान तुर्की के साथ है। आज़रबाईजान मज़हबन शिया है, नस्लन तुर्क है। ठीक ठीक, मतलब ठीक। हाँ। वो मैं इसलिए भी बीच में सवाल हुआ, हम लोगों ने सब, मैंने जितने लोगों को अभी तक देखा ना, उन्होंने सब उसको मजहब और मसलक के चक्कर में डाला हुआ है। तो भाई ये आपने पहले भी कई बार इस पे तबसरे भी किए। अभी 4 दिन पहले जब ये शोर मचा हुआ था कि शायद इराक से ईरान नवाज शिया तंजीमें जो लड़ रही थी वो बशार की दिफा के लिए जाएंगी, क्योंकि अब हिजबुल्लाह के पास ताकत नहीं है कि वो लड़ सके और ईरान के पास फुर्सत नहीं है। और बड़ी उम्मीदें लगाई थी लोगों ने यहाँ पर, सब लोग कह रहे थे कि बस अब सब सिस्तानी साहब ने कह दिया कि सिस्तानी साहब ने तो इस मौजू पर कुछ कहा ही नहीं, लेकिन मुक्तदा उल सदर ने कहा कि हम मुक्तदा उल सदर, इमाम मूसा सदर और शहीद बाकिर सदर के खानदान से इस वक्त बड़े क्या कहते हैं असर रसूख वाले इराकी शिया आलिम दीन है।
आई डोंट नो कि वो मुज्तहिद हैं कि नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत मजबूत आदमी है। इराकी पार्लियामान में सबसे ज्यादा जो इराक के शियों की सियासी तंजीम है उसकी जो नशिस्तें हैं वो मुक्तदाउल सदर के पास हैं। तो मुक्तदाउल सदर ने इराक के वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया सुडानी उनका नाम है, उनसे ये कहा कि इराक की अफवाज को और इराक में मौजूद मुसल्लह तंजीमों को शाम के तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए। और इराक शाम के तनाज़े में इसलिए नहीं पड़ा कि इराक की जो शिया मजहबी क़यादत है वो मजहबी मामलात में फौजी या मसलकी जंग जो है उसको जायज नहीं समझती। अच्छा सर, ये मैंने इराक का ही पूछना तो अच्छा होगा। अब मैं ईरान का जो ईरान तो देखा हिजबुल्लाह और जो प्रॉक्सीज है उसके जरिए, तो बराह रास्त क्यों नहीं उसने मुदाखलत की, जबकि बफरजों ने, आपने पिछले उसने बताया था कि इराक ईरान के लिए तो बिल्कुल रास्ता खुला हुआ था वहां तक पहुंचने। पिछले 14 महीने से इसराइल लबनान पर हमला कर रहा है, मुसलसल फजाई हमले। पिछले 14 महीनों से इसराइल की अफवाज गजा को मलिया मेट कर चुकी हैं, गजा पे हर रोज हमले होते हैं। पिछले 14 महीनों से शाम में मुसलसल ईरानी और हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन पर इसराइल के हमले हो रहे हैं। खित्ते में इसराइल की एयरफोर्स को कोई, जिसे कहते हैं ना, खतरा या अपोजिशन फेस नहीं होती। तो पिछले 14 महीने में शाम में ईरानियों का क्या था जो इसराइल ने छोड़ दी? नहीं तो ईरान बराह रास्त क्यों नहीं करता? किस पर? इस जंग में कूदे, खुद रियासती स्टेट की सतह पे आके मुदाखलत करे ना। जैसे रशिया, हाँ, जब वहां पर उसकी फौजें थी, उसने अपने जहाज भेजे। अभी ईरान तो ये नहीं कर रहे ना, तो रशिया तो अपने प्रॉक्सीज को लगाया हुआ है। ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है हेल्प करने के लिए जो रशिया के पास है। तो जो कुछ आपके पास है, ईरान की मदद के उस पे ईरान की अल-कुद्स फोर्स बकायदा लड़ रही थी जमीन पर, किसके हक के लिए? बशार अल-असद के हक के लिए। सही। तो अब जब ये हुआ, ये जो हफ्ता 15 दिन पहले ये सारा हो रहा था, तो फिर आप कह रहे कि ये सब पीछे हट गए, इनको नजर आ रहा था कि अब मामला हाथ से निकल गया। शाम की जो माशी सूरत हाल है वो बहुत कमजोर है। ठीक है। शाम की सरकारी फौज 2 हफ्ते पहले बशार ने ऐलान किया था कि मैं फौज की तनख्वाह में 50% इजाफा कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त तो बहुत देर हो गई थी ना। शाम की फौजियों की तनख्वाह जो जमीन पर लड़ रहे हैं वो महाना $3 है, 3 अमेरिकी डॉलर के बराबर। यानी पाकिस्तानी कितने बने हमारे? 600 रुपए महीने, 900,000 रुपए महीने की तरह। हाँ। और महंगाई वहां पर भी, महंगाई मेरा अजीज है दमिश्क में, परसों मेरी उससे फोन पे बात हुई तो मैंने कहा कि भाई महंगाई और सामान की क्या सूरत हाल है? तो उसने कहा भाई 3,000 रुपए पाकिस्तानी का लीटर ऑयल मिल रहा है। तो खैर, तो ये आप कह रहे हैं कि ये तो हो गया, उसकी माशी हालत खराब थी। तो एक नहीं, जो फौज कमजोर, जो अल-कुद्दूस और ये लोग जो मजहबी जज्बे से लड़ रहे थे, वो कितने गए? वो कितने गए? वो लबनान में पहुंचे हुए और वो शिकस्त खोरदा, उन्हें मार पड़ी बुरी तरह। इसराइल ने मारा है पिछले 14 महीने में। ठीक। अच्छा, इस पूरे मामले में तो ईरान का भी हो गया, और ईरान मजीद कुछ कर सकता था या उसकी यही बस थी? बस ईरान यही कुछ कर सकता था कि ईरान ने दमिश्क पर कब्जे से एक रात पहले ईरान, कतर, तुर्की, रूस, इराक और शाम, इनकी सबकी मुलाकात हुई दोहा में। तो एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ कि हम दरख्वास्त करते हैं तमाम लड़ने वालों से बशमूल बशार अल-असद, ये फौरन लड़ाई बंद कर दें, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है 2240 के पता नहीं क्या उस करारदाद का नंबर है, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए फौरन। और वो करारदाद ये कहती है कि शाम में जल्द अज जल्द मुनसिफाना इंतखाबात करवाए जाए और इक़्तिदार शाम के अवाम के नुमाइंदों को सुपुर्द किया जाए। अगर आपने ये बयान 4 दिन पहले देने की बजाय 5 साल पहले पॉलिसी के तौर पर कबूल कर लिया होता तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते। अच्छा सर, सऊदी अरब कहाँ है इस पूरे कज़िये में? ये कुछ सऊदी अरब की तरह इसका क्या कोई कार, बिल्कुल खामोश लग रहा है, उसका कोई वो नहीं है। देखिए, क्योंकि ये देखो ना, मशरिक उस्ता में ये सारे को देखना पड़ेगा। अभी आप देखें, एक एक करके देखते हैं। बहरीन आबादी शिया, हुकूमत सुन्नी, आमरीत, बादशाहत। सऊदी अरब
आबादी सुन्नी, बादशाह भी सुन्नी, आबादी का एक बड़ा तबका सुन्नी, बादशाह भी सुन्नी, कोई सियासी आजादी नहीं। ये जो शिया आबादी है 10 से 15%, जहां तेल के कुएं हैं, उस पर जबर कितना सख्त, बेतहाशा सख्त। मिस्र आबादी, और ये सऊदीया में वो शिया होने की वजह वो सियासी तौर पर जबर है, मतलब वो जो सुन्नी सारे मौलवियों को जेल में डाला, पता है, बड़े बड़े सुन्नी हर वो शख्स जो सऊदी शाही खानदान का मुखालिफ है, उस पे जरा भी तनकीद कोई उसका मसलक नहीं देखा जाए। वो चाहे उनका अपना शहजादा ही क्यों ना हो, वो चाहे दुनिया का अमीर तरीन शहजादा ही क्यों ना हो, वो रिट कॉर्ट, यानी वो ना सिर्फ उसका मसलक नहीं देखा जाएगा मजहब, बल्कि ये भी नहीं उसका मकाम और मर्तबा भी का कितना बड़ा बंदा, ये भी नहीं देखा जाएगा। वो शहजादा मकरन बिन नाइफ जो आदमी 24 साल वली अहद रहा है, वो जेल में पड़ा है। ऐसा ही नहीं है। अब आगे चले, मिस्र कितने साल हो गए? 2011, 13 साल हो गए सीसी की डिक्टेटरशिप को। ठीक है। सालाना अमेरिका से $4.5 अरब लेता है। अमेरिका जो दुनिया में जमहूरियत फैलाना चाहता है, सीसी को मजबूत रखने के लिए $4.5 अरब सालाना देता है। अब ये बताएं सऊदी अरब के शाम के मामले ये आगे वो सऊदी हो, काफी सवालात है अभी, वो बहरीन हो, सऊदी हो, मिस्र हो, चाहे कतर, यूएई हो, इन सब मुमालिक को ये खौफ लाक हुआ है कि अगर नॉन स्टेट एक्टर गैर मुल्की फौजी इमदाद के बलबूते पर रूस और ईरान जैसी बड़ी फौजी ताकतों के पुरवरदा बशार उल असद की फौज को 11 दिनों में शिकस्त दे सकते हैं, तो कुछ भी मुमकिन है। मेरा सवाल अगला था, लेकिन अच्छा हो गया, तो कुछ भी मुमकिन है। शाम में जो हुआ है उससे मिस्र भी डरा है, उससे सऊदी भी डरा है, उससे बहरीन भी डरा है। वो कल एक शाम की सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा खातून ये कह रही थी कि लोग कह रहे थे कि 2011 से उठने वाली अरब स्प्रिंग अब खत्म हो गई है। नो, इट हैजंट ओवर येट, ये तो दोबारा से जिंदा हुई है। खुद आज DW पर छाया हुआ है एक मजमून, DW जो जर्मन खबर रसाईदार है, और उसमें ये जो साहब एक ईरानी स्कॉलर ने वो लिखा है, तो वो ये कह रहे थे कि ईरान की फौज में पिछले 4 दिन से तनाजा चल रहा है कि ये जो कुछ हुआ है शाम में, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, और अगर ये शाम में ऐसे हो सकता है इधर, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इधर तो ज्यादा वो है जबर की पोटेंशियल, मतलब अवाम में एक शऊर है, लोग आजादी। मैं आपको ये बताऊं, चाहे सियासी आजादी ना भी हो ना, अगर अवाम को जिंदा रहने का और खाने पीने का हक हो ना, तो बड़ी हद तक मुमकिन है कि आपकी डिक्टेटरशिप चल सकती है। सऊदी अरब का केस आपके सामने है, दुबई का है, दुबई का केस आपके सामने है, कतर का केस आपके सामने है, कुवैत का केस आपके सामने है। नहीं, लेकिन ईरान का मामला है ना, वहाँ सियासी लोगों को आजादी की आदत पड़ी हुई शुरू से। लेकिन अगर मुल्क की मईशत कमजोर हो और सियासी जबर हो, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप अपनी आमराना हुकूमत को बचा लें। ईरान का प्रॉब्लम यह है कि मईशत कमजोर है, सियासी जबर है। शाम का मसला यह था, मईशत कमजोर थी, सियासी जबर था। इराक का मसला यह था, मईशत कमजोर थी, सियासी जबर था। अगर आप अपनी डिक्टेटरशिप को परसू करना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो ये सुन रहे हैं, तो बराए मेहरबानी लोगों को खाने पीने का मौका दें, ताकि लोग कम से कम खाली पेट तो ना हो ना। भूखा पेट हो तो नींद आ जाती है, खाली पेट हो तो नींद भी नहीं आती और जज्बात भी ज्यादा आते हैं। हाँ, नहीं, मेरा सवाल सर यहाँ ये था कि सऊदी अरब का इस मामले में बागियों के साथ कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ, ठीक, क्योंकि उसको तो ईरान को भी से भी उसको मसला था ना, और शाम के अंदर जाहिर था सऊदी अरब जो अरब मुल्क होने के बावजूद उसको कोई मेरा ख्याल है कि ईरान ने जो ज्यादा मज़ामत नहीं की ना, उसको सऊदी अरब की तरफ से कोई गारंटीज जो थी ना, वो दी गई थी। पिछले 4 महीनों से सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात बहुत बेहतर हुए। यानी ऐसा बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मोहम्मद बिन सलमान जो 2015 में खामनाई को हिटलर कह के पुकार रहा है, टीवी पर बैठकर इसराइल पर तनकीद कर रहा है कि इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया है, ये 2-1.5 महीना हो गया है ना उनके वो हमले हुए थे, तो ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये खत्ते को खराब कर रहे हैं, और सऊदी अरब जब तक फलस्तीन की आजाद रियासत कायम नहीं हो जाती, वो जो 1967 के बॉर्डर पर होगी, तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। ये सारी बातें अमरीकनों के लिए और इसराइलियों के लिए अच्छा खासा झटका है। और जिस तरह वो रूस के साथ करीब हो रहे हैं, जिस तरह, यानी CNN एक चैनल है,
चाइनीज न्यूज एजेंसी शायद, उनकी डॉक्यूमेंट्री आई है 10 दिन पहले कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और रूस और चीन उस खला को पुर कर रहे हैं। उसमें एक जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2019 तक मिडिल ईस्ट के तेल की 29% जो तरसील है वो अमेरिका और यूरोप को होती थी। 2024 में मिडिल ईस्ट के तेल की 70% तरसील चीन और इंडिया को हो रही है। तो चीन, इंडिया और रूस ये खला पुर कर रहे हैं जो मईशत के मानों में वहां पैदा हो रहा है। मेरा ख्याल है ट्रंप की जीत का भी इसमें एक अमल दखल है। ट्रंप ने जीत कर कहा है कि यूक्रेन को चाहिए कि हमारे से इमदाद की तवक्को न लगाए। अगर प्यूटन को यूक्रेन के साथ मिन्स्क मुआहिदा जो है, जिसके मुताबिक ये है कि क्रीमिया का इलाका जिस पर रूस ने कब्जा 2014 में किया था वो रूस का ही रहेगा, और अब इस जंग में जितने इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है वो इलाका भी रूस का ही रहेगा, और यूक्रेन जवाब में ये लिख कर देगा कि हम नेटो में शामिल नहीं होंगे, तो ये जंग बंद हो जाएगी। सही। बहुत लोगों को ये तवक्को है कि ये जंग इसी तरह बंद होगी कि ट्रंप साहब सदर बनेंगे, एक फोन करेंगे ज़ेलेंस्की को और कहेंगे कि दोस्त अब हथियार नहीं आएंगे, और प्यूटन को फोन करके कहेंगे कि कम से कम जब तक मैं सदर हूं हम नेटो को यूक्रेन को नेटो में नहीं लेंगे। ये बहुत मुमकिन है कि ये जंग बंद हो जाए। ये 5 जनवरी को होना है, जो कुछ होना है 5 जनवरी को होना है। मुझे ये भी यकीन है कि 5 जनवरी तक गजा की जंग, यकीन नहीं अंदाजा मेरा, खत्म हो जानी है। क्यों? क्योंकि गजा की जंग, गजा में अब कुछ नहीं रह गया। जो इसराइल ने अचीव करना था वो कर लिया। इसराइल का टारगेट था कि अगले 80 सालों तक गजा में मज़ाहमत तो क्या, नॉर्मल इंसानी आबादी भी ना पनप सके, तो वो उन्होंने गजा की 80% 90% बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं। 66 दिन हो गए हैं 5 लाख लोगों को मुहासरे में रख के हर रोज मार रहे, हर रोज 60 लोग मरते हैं। पिछले 4 दिनों से खबर नहीं आ रही क्योंकि सारी खबरें शाम से आ रही हैं, वरना हर रोज 60 से 100 लोग गजा में मारे जा रहे हैं। हेल्थ, एजुकेशन, जीने के तमाम असबाब गजा से मिटा दिए गए हैं, और 34 किलोमीटर इलाके पर गजा में इसराइल ने अपना सिक्योरिटी जो तंसीबात हैं वो बना ली हैं। गजा का मुस्तकबिल तारीक हो गया है, और आज और कल कतर ने कहा है कि दोबारा से जो गुफ्तगू खत्म हो गई थी ना हमास और उसके बीच में, इसराइल के बीच में, वो दोबारा से शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई मुआहिदा जनवरी, ट्रंप के आने तक कोई ना कोई मुआहिदा हो जाएगा। आपका एक सवाल था जी, मैं ये पूछना चाहती थी, मेरे जहन में सबसे अहम सवाल यही है कि ये जो शाम में सब कुछ हुआ है इसका फ़लस्तीन पे क्या असर होगा? हाँ, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान इस वक्त गुफ्तगू में हमारी माँ जी नसरीन अज़हर भी तशरीफ़ फरमा है। आपने अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत से पब्लिक हेल्थ में 1 साल तालीम हासिल की। साल था 1956-57, और जिस ज़माने में अभी मगरबी किनारे पर और गज़ा पे और मशरिकी बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली कब्ज़ा नहीं हुआ था, और माँ जी उस ज़माने में तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन के जो रहनुमा हैं उन लोगों से मिली हुई हैं, और माँ जी बैतुल मुक़द्दस उस ज़माने में जा चुकी हैं जब अभी तक इसराइली कब्ज़ा नहीं था। मस्जिद अक्सा वगैरह। हाँ, बिल्कुल उस ज़माने में, जिस ज़माने में। हाँ, सही, बहुत अच्छा। तो उनका सवाल है कि फ़लस्तीन पर शाम में जो कुछ हुआ है उसका क्या असर पड़ेगा। बहुत अहम है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। फ़लस्तीन के तनाज़े पर शाम के इस सारे मामले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़लस्तीन के तनाज़े पर नहीं, हाँ अलबत्ता लबनान और इसराइल के तनाज़े पर, जो कि एक्चुअली हिज़्बुल्लाह और इसराइल का तनाज़ा है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यूं समझिए कि हिज़्बुल्लाह एक मुहासरे में है, जिसके एक तरफ लबनान के वो लोग हैं जो हिज़्बुल्लाह नहीं है, यानी मसीही और लबनान के अहले सुन्नत वल जमात जो हरीरी खानदान को सपोर्ट करते हैं, या जो मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं। जुनूबी लबनान बैरूत के मावरा इसराइल की तरफ, ये बीच की आबादी शिया है। इस शिया आबादी को 1982 तक ना सिर्फ लबनान की रियासत से मार पड़ती थी, लबनान के
ताकतवर मसीहों से मार पड़ती थी, लबनान के मजबूत सुन्नियों से मार पड़ती थी, बल्कि इसराइल से तो हर रोज ही मार पड़ती थी। तो शाम लबनान के शिया मशरिक वस्ता के सबसे पसमानदा शिया थे। एक साहब जिनका नाम था मूसा सदर, वो इराक से लबनान तशरीफ ले गए और उन्होंने लबनान के शियों को मजहब की तरफ रागिब किया और उन्हें उनकी शिया आइडेंटिटी पर फख्र करना सिखाया और सियासी तौर पर मजबूत किया और एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम था अमल, अलिफ मीम लाम, अल-अफ़वाजुल मुक़ावमा अल-लबनानी, इस तरह पूरा नाम बनता। तो ये हमारे जो इमाम मूसा सदर हैं ये गायब हो गए। ये 1984-85 में गालिबन एक दौरे पर लीबिया गए और वहां कज़ाफी ने इनको मार दिया और गायब हुए, मारने का बाकायदा वो ऐलान नहीं हुआ, वो अभी तक ऐलान नहीं हुआ, यही है कि वो गायब हो गए हैं। पता नहीं चला क्या हुआ। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनको मार दिया और उनको वहीं लीबिया में ही मार के दफन कर दिया और एक आदमी को उनका पासपोर्ट दिया, दूसरे आदमी को उनके दोस्त का पासपोर्ट दिया और उस पर इटली का वीजा लगवा कर उन लोगों को इटली पहुंचा दिया गया। इटली में रोम में मूसा सदर के नाम से एक आदमी ने रूम बुक करवाया, एक रात वहां गुजारी और अगले दिन वो होटल छोड़ कर गया, फिर कभी नहीं मिला। सब लोग कहते हैं कि मूसा सदर वहीं मार दिया गया था, उसी के पासपोर्ट पर एक आदमी की शक्ल वकल बदल बदल के, जैसा जमाल, पूरी कहानी है। हाँ, ये कहानी है और ये कहानी मौजूद है ऐसा ही। ठीक। तो लबनान में 82 में ईरानियों की मदद से हिजबुल्लाह कायम हुआ। 1982 में बैरूत में शाम की फौज मौजूद थी। एक मिनट सवाल अब पूछा है तो उसका जवाब। मैं इसलिए कहा था कि हिजबुल्लाह और अमल की भी आपस में लड़ाई रही है। हिजबुल्लाह और अमल के दरमियान इख्तलाफात हैं। अमल अपनी तहरीक को दोनों शिया हैं। हाँ, दोनों शिया हैं। अब अमल के सरबराह नबी बर्री हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह के बिहाफ पर अमेरिका से मुज़ाकरात किए। ठीक है। इनके दरमियान जंग नहीं हुई शुरू में, मतलब लड़ाइयां थी, कोई लड़ाई नहीं। फिजिकल वायलेंस अमल और हिजबुल्लाह के बीच में नहीं हुआ। फिजिकल वायलेंस का मतलब होता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अमल के लोगों को कत्ल किया हो, अमल के लोगों ने हसन साहब ने अपनी किताब में कोशिश, मैं हसन नसरुल्लाह का इंटरव्यू मैं हसन नसरुल्लाह का इंटरव्यू तर्जुमा कर चुका हूँ। इन्होंने ये कहा है कि मैंने अपना कैरियर बहुत सारे दूसरे शिया लोगों की तरह अमल से शुरू किया था और मैं अमल की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका मेंबर था। मैंने अमल से इस्तीफा इसने लिया था कि अमल वो जो अमलियात हैं यानी जिहादी इस्तिशहादी कार्रवाइयां उनके हक में नहीं थी और हिजबुल्लाह उस जमाने में फिदाई कार्रवाइयां करके फ्रांसीसी और अमेरिकी फौजियों को बैरूत से निकालना चाहती थी। तो हिजबुल्लाह की लाइफ लाइन है सीरिया और सीरिया पर हुकूमत है असद खानदान की। असद खानदान की हुकूमत सीरिया पर कहीं पुरानी है और हिजबुल्लाह बिल्कुल नहीं है इसके मुकाबले में। तो हिजबुल्लाह जब पैदा हुई वहां से लेकर परसों दिन तक उसके तमाम हथियार, उसकी तमाम तरबियत, उसकी तमाम क़यादत, उनकी सारी फिलॉसफी, सारा कुछ ईरान से एक्सपोर्ट होता था। ना हिजबुल्लाह ये छुपाती है कि हम ईरान के पैसों पर चलते हैं और ना ईरान ये छुपाता है कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म इन द रेजिस्टेंस इज हिजबुल्लाह और उसका जो हमारी रेजिस्टेंस का जो एक हार है उसमें जो सबसे कीमती पत्थर है वो हसन नसरुल्लाह है। तो हसन नसरुल्लाह मारे गए, सारी लीडरशिप मारी गई और अब सप्लाई चेन, वो जो एक जरूरी कड़ी थी उस जंजीर में जिसके बारे में ये कहा जाता है तेहरान से कोई आदमी पैदल चले तो जनूबी लबनान में इसराइल की सरहद तक रास्ते में उसे कोई खतरा नहीं है। तेहरान से बगदाद अपना है, बगदाद से दमिश्क अपना है, दमिश्क से बैरूत अपना है और बैरूत के आगे तो हिजबुल्लाह भी है और इसराइल भी है, यही जंग लड़ेंगे। तो अब पहले तो असद खत्म हुआ, तो ईरान की फौज खत्म हो गई शाम में। ईरान के तमाम फौजी एडवाइजर वापस आ गए। उन्होंने आज बयान दिया है कि इस वक्त हमारा सिफारत खाना काम कर रहा है, 5 लोग मौजूद हैं, बाकी ईरानी अवाम, ईरानी फौज, ईरान के फौजी एडवाइजर सब रेस्क्यू कर लिए गए हैं सीरिया से। जो फ्यूचर हुकूमत आनी थी, जो भी आनी है, वो चाहे जिहादियों की आती है, मॉडरेट जिहादियों की आती है, इस्लाम पसंदों की आती है, अगर इंतखाबात हुए तो वही लोग हुकूमत में आएंगे जो लोग मिस्र में हुकूमत में आए थे। मोहम्मद मुर्सी के AK पार्टी के लोग, रजब तैयब अर्दगान की सपोर्ट के लोग, क्योंकि रजब तैयब अर्दगान इस टाइम विनर है,
और शाम में जो खला ईरान के निकलने से पैदा हुआ है उसे तुर्की ने पुर कर लिया। तो अगर कोई इसराइल दुश्मन हुकूमत आती भी है, और अरबों में जब भी जमहूरियत आएगी, इंतखाबात के जरिए जो भी हुकूमत आएगी वो इसराइल दुश्मन होगी, लेकिन महज इसराइल दुश्मनी तो काफी नहीं है इसराइल से सरजमीन वापस लेने के लिए या फलस्तीन के लिए कुछ करने के लिए। शाम को कौन हथियार देगा? शाम के पास तो तेल नहीं है, और ना शाम के पास तेल की इतनी दौलत है जो दौलत इराक के पास है, जो ईरान के पास है, जो कुवैत, कतर, बाकी मुल्कों के पास है। शाम और लबनान तो एक खूबसूरत इलाके हैं मशरिक़ वस्ता के, जहां सयाहत हो सकती है, जहां लोग घूमने फिरने आ सकते हैं। लेकिन कोई एक ऐसे मुल्क में घूमने फिरने क्यों आएगा जो पिछले 50 साल से मुसलसल हालत जंग में है? तो अगर शाम के लोग फलस्तीन के लिए कुछ करना भी चाहें तो पिछले 3 दिनों में इसराइल ने शाम की फौज और शाम, मैं परसों पढ़ रहा था, प्रोफेसर साइमन वुल्फगैंग फुच यूनिवर्सिटी है यरूशलेम में, वहां पढ़ाते हैं, इस्लामियात के प्रोफेसर हैं, और यहाँ पाकिस्तान के अहले तशरीफ पर उनका पीएचडी का थीसिस है, ट्रांसनेशनल शिया इन द प्योर मुस्लिम, इन अ प्योर मुस्लिम लैंड, पाकिस्तानी शियाइज्म एंड मिडल ईस्ट। ये खास है कि आप इसको भी तर्जुमा करें अगर कभी टाइम मिले तो ये जो इस किताब के मुसन्निफ हैं, उन्होंने 3 दिन पहले शाम में एक वजारत के दफ्तर की तस्वीर फेसबुक पर लगाई जिसे इसराइल ने बमबारी करके तबाह किया। तो वो वजारत इमिग्रेशन और सरकारी रियासती अराजी, यानी जो शाम की जमीन है और शाम में जो नादरा है, जो लोगों के रिकॉर्ड रखता है, उसका जो दफ्तर है उसको तबाह किया। तो वो लिखता है साइमन वुल्फगैंग कि ये तो ना फौजी डिपो है और ना ये ईरानी इंटेलिजेंस का कोई दफ्तर है, ये तो शाम के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इंतहाई जरूरी इमारत थी, जिसने कल कला शाम की अवामी नुमाइंदा हुकूमत की हेल्प करनी थी इन प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स कि ये इतने शामी हैं, ये इतने गायब हो गए, ये इतने मिसिंग पर्सन, हजारों लाखों लोग शाम से मिसिंग पर्सन है, ये फलां मुल्क में चला गया, ये फलां मुल्क में चला गया, ये शाम की सरकारी जमीन है, गोलान की पहाड़ियां हैं, ये है वो है, ये जंगलात का रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड को तबाह करने का सिवाय इसके और कोई मकसद नहीं होता कि वो शाम की तहजीब को तबाह करना चाहते। जैसे इराक में हुआ, इराक के नवादरात लूट लिए गए, इराक में वो हम्मुराबी के जमाने के जो चीजें थी वो तबाह कर दी गई, पलमायरा के नवादरात को, और अभी इसराइल ने जो लबनान में, यानी वो जो एक तहजीबी और एक सकाफती और एक जो तारीखी विरसा होता है वो तबाह किया जा रहा है। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी तहजीब, तारीख, दिफा और मईशत को इसराइल ने पिछले और कोई बात ही नहीं कर रहा। कोई अमेरिका से पूछा है आज किसी ने, वो जो उनका तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, कि ये दफ्तर खारजा की ये क्या हो रहा है, उसने कहा है कि इसराइल ने जो किया है वो एक आर्जी इकदाम। इसराइल ने कहा है ना कि हम चंद दिनों के लिए आए हैं क्योंकि हमें खतरा है कि कोई गोलान की पहाड़ियों पर हमें हमला करेगा, हम चंद दिनों के लिए अगले 240 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रहे हैं। कब इसराइल वापस गया है और कब शाम के लोग इतने ताकतवर होंगे कि वो शाम की जो अपनी सरजमीन वापस नहीं ले सके सन 67 से, फलस्तीन के लिए क्या करेंगे? और फलस्तीन के लिए अगर कोई कुछ कर रहा था तो वो हिजबुल्लाह था, और हिजबुल्लाह की तो गर्दन पकड़ के काट दिया। किसी और मुल्क की एम्बेसी पर हमला नहीं हुआ, शाम में ईरान की एम्बेसी पर हमला हुआ है और उसे आग लगाई गई है। किसी मुल्क की एम्बेसी पर हमला करके उसके अंदर लगी हुई चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। शाम में परसों हसन नसरुल्लाह की तस्वीर पर अगले बूट लेकर लाते मार रहे थे और कासिम सलमानी की तस्वीरों पर लाते मार रहे थे, वो जिस भी जज्बे के तहत मार रहे थे। जाहिर है शाम में 4 लाख लोग कत्ल हुए और बहुत सारे लोगों के नजदीक शाम में 4 लाख लोगों के कत्ल की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह पर है, जिसने बशार के लिए जानें कुर्बान की और जानें ली,
और कासिम सुलेमानी के सर है जिसने बशार के हक के लिए अपनी जान कुर्बान की। तो एक तरफ तनाज़ा है शिया पॉलिटिकल इस्लाम का जिसका नाम विलायत फ़की है, तो उस दूसरी तरफ सुन्नी पॉलिटिकल इस्लाम जो खिलाफत के दावेदार हैं वो हैं, और तीसरी तरफ यहूदी नहीं सहूनी है जो यहूदियत की पॉलिटिकल सियासी ताबीर करते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है, अहदनामा अतीक में लिखा हुआ है कि ये जूडिया और सामरिया जो उर्दन है, जो इसराइल है, जो शाम है, जो कुवैत है, जो इराक है और जो सऊदी अरब है, ये सारे का सारा इलाका आज से 4000 साल पहले किंगडम ऑफ डेविड था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रियासत थी। और जहां अब मस्जिद अक्सा है, गुंबद सखरा, वहां हैकल सुलेमानी था, तो जिसको पहले रूमियों ने तबाह किया, फिर मुसलमानों ने तबाह किया, और अब उन्होंने मस्जिद अक्सा को गिराना है और हैकल सुलेमानी की तामीर करनी है। अल्लाह पाक माफ करे। ऐसे लोगों के बीच में जंग चल रही है शमसुद्दीन, जो जिनकी इल्हाम की ताबीर ये है कि अगले चंद सालों में दुनिया खत्म हो जानी, और ऐसे लोगों के बीच में जंग जारी है जो ये कहते हैं कि इल्हाम के मुताबिक अगले चंद सालों में दुनिया खत्म हो जानी है। एक पार्टी का दावा है कि हमारा इमाम आएगा और तुम सब खत्म हो जाओगे, दूसरी पार्टी का दावा है कि हमारी हुकूमत आएगी तो तुम सब खत्म हो जाओगे, तीसरी पार्टी का दावा है कि जब मसीह अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम, जो भी मिसियानिक उनकी, हाँ, जो उनके यहूदियों के जो हैं क्या कहते हैं पेशन गोइयां हैं, उनके मुताबिक वो जब आएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। अहले तशरीह के तमाम लोग विलायत फ़की की हिमायत नहीं करते। विलायत फ़की की जमीनी शिकस्त, जो कि फौजी शिकस्त खुदा न खास्ता अगर होती है, तो उससे कितने लोगों के इस अकीदे का कत्ल होगा जो उन्होंने रूहानियत से जोड़ा हुआ है। क्या मतलब इसका, रूहानियत से जोड़ा हुआ यानी? मैं अगर शिया हूं और मेरा ये अकीदा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दुनिया में मजलूमीन की नुसरत होगी और ठीक है हक का बोलबाला होगा। और कौन इसके लिए कोशिश कर रहा है? इमाम खुमैनी कोशिश करके ईरान की इस्लामी इनकलाब ले आए, और अभी खामनाई साहब और मसूद पज़ेश्कियान और ईरान की रियासत तो रूहानी रियासत है ना, एक इल्हामी रियासत है जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए अपना काम कर जमीन हमवार कर रही है। अब अगर इस रियासत को नुकसान पहुंचता है तो अकीदे का ही कत्ल है ना, मेरे तो अकीदे का कत्ल है। हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है कि शिया इस्लाम का मतलब ईरान का पॉलिटिकल इस्लामिक मॉडल नहीं है। 1979 से पहले भी तो शिया इस्लाम था। 1979 से पहले का ईरान प्रो इसराइल था, बहुत ज्यादा। ईरान नहीं था, शिया इस्लाम था। कल कला अगर ईरान की इस्लामी इनकलाबी हुकूमत ना रही तो आप ये कहेंगे कि खुदा ना खास्ता शिया इस्लाम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होने वाला। तो बराए मेहरबानी तमाम शियों को ईरान परस्त या ईरान नवाज समझना छोड़ दें। ऐसे शिया भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो ये कह रहे हैं कि शाम के तनाजे में शाम के लोगों की बात सुनो, अपनी फौजें भेजकर शाम के लोगों की अवामी उमंगों का खून ना कर। बल्कि शियों की बहुत बड़ी अक्सरियत ये समझती है अरब दुनिया में और ख़ुद पाकिस्तान में इस लोगों की बहुत आदत, जो ईरानी निज़ाम विलायत फ़क़ीह को तशय्युअ से इन्हिराफ भी समझते हैं। वो इस हद तक शदीद तनकीद है उनकी। मैं मतलब ये सब जुमला नहीं बोलना चाहता, वरना मैंने एक आदमी के मुंह से सुना था जिनको इनकलाब के बाद ईरान ने ईरान से निकाल दिया। शिया आलिम दीन का बच्चा था, हमारे घर आया, उसने मुझे कहा शौज़ब भाई इस्लामी इनकलाब पता है क्या हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ है? बस शाह ने अमामा पहन लिया है। ये खैर इस बिल्कुल इसके ऊपर नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब जैसे लुबनान के एक बहुत बड़े आयतुल्लाह है जमील हमूद अल आमिली, इतनी मोटी 2 जिल्दें हैं, विलायतुल फ़क़ीह अल-आम्मा फिल मीज़ान, बिल्कुल वो इसको इन्हिराफ समझते हैं। वो इस विलायत फ़क़ीह नजफ का मदरसा है, मरजइयत आयतुल्लाह फ़याद, आयतुल्लाह सईदुल हकीम, आयतुल्लाह हाफिज बशीर, आयतुल्लाह सिस्तानी ईरान के पॉलिटिकल मॉडल को नहीं मानते। आयतुल्लाह सालेह अल हकीम ने ईरान की रियासत को इस्तेमारी रियासत से तशबीह दी है कि ईरानी
इराकी शियों को अपनी कॉलोनी समझते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब शियों में चूंकि जो उलमा इस पे खुल के नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं हमारा मसलक कमजोर हो जाता है, लेकिन वो मसलक का बहाना वो भी यही कहते हैं कि हम विलायत फकीह के मानने वालों की तकजीब नहीं करते, उनकी तकफीर नहीं करते, उनको बुरा भला नहीं कहते, उन्हें प्यार से समझाते हैं कि ये जरा सख्त रवैया है, ऐसे ना करें। लेकिन मैं कहा हमारे जो शिराजी ग्रुप पूरा वो बिल्कुल इसके खिलाफ अपना ये जो उन्हीं का एक का नुमाइंदा कहे या उन्हीं से मुताल्लिक़ जो हमारे यासिर हबीब, इस तरह के बहुत से लोग हैं जो बहुत यानी उस तसव्वुर विलायत फ़क़ीह पे कोई सुन्नियों को तो पता ही नहीं होगा, और जिस लब व लहजे में ये लोग तनकीद करते हैं इंसान हैरान रह जाता है ना। क्या था। अच्छा शहज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे हर सवाल का जवाब जिस तफसील से दिया, मेरे लिए बहुत काबिल रश्क है आपकी मालूमात और जिस तरह से आप तरतीब से चीज़ें बताते हैं। और आप जैसे ही तरक्की पसंद सोच के तासुबात से बालतर लोगों की हमें ज़रूरत है। और इस वक्त जो इस 4 दिन में हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे आपने देखा, अच्छा मैंने अपने वो फेसबुक पे ये तरीका बनाया, जो भी इस पे लिख रहे शिया सुन्नी वहाबी तकफीरी नासिबी जो तरक्की पसंद मुल्हिद, मैं उसको एक शेयर कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड हो जाए कि भाई हर तबके के बंदे ने इसको कैसे देखा। तो आपने भी इन सब का एक मुशाहिदा किया और आप मुस्तकिल ये चीज़ आपने बहुत अच्छा किया। बहुत सवाल ना पूछें अब, बस अब मुझे खुला छोड़ दें। इसराइल ने 1967 में कब्जा किया है ये जो आलिया फलस्तीनी इलाके हैं, और अब तक हजारों लोगों की जान ले ली। ये 44,000 45,000 तो पिछले 14 महीने में गजा में ही मार दिए। शायद कुल मरने वालों की तादाद 1 लाख 1.5 लाख होगी, क्योंकि अभी कितने ही लोग मलबे तले दबे हुए हैं। शाम के तनाजे ने 2011 से लेकर 2024 तक काउंटेड 3,88,000 जाने ली। कितनी? 3,88,000 इसराइल मारने वाला है जो पब्लिकली दुश्मन है, छुपा हुआ दुश्मन नहीं, इसराइल एलानिया दुश्मन है। वो ये कहता है कि हम किसी फलस्तीन को मानते ही नहीं, बिल्कुल फलस्तीनी कोई कौम है ही नहीं, और ये अरबों की दुश्मनी है। इन अरबों के साथ जो हमारे इलाके में रहते हैं ये इन्हें कबूल नहीं करते, वरना इतना बड़ा मिस्र है, गजा वालों को ले जाओ, इतना बड़ा उर्दन है, मगरबी किनारे वालों को ले जाओ। हम कौन सा कह रहे हैं कि इनको हम सेफ पैसेज नहीं देते, तो वो तो बता के मारता है। शाम में 4 लाख लोगों के कत्ल में ईरान इन्वॉल्व है। शाम में 4 लाख लोगों के कत्ल में शाम की असद हुकूमत इन्वॉल्व है। शाम के 4 लाख लोगों की मौत में तुर्की इन्वॉल्व है। शाम के 4 लाख लोगों की मौत में सऊदिया, कतर, अमारात, हर खुद ज़ैनबियून, फातिमियून, जो मुतारिब दाइश, जो मुतारिब गिरोह हैं, हर गिरोह के हाथ खून से रंगे हुए हैं ना, अलग अलग नामों से। मैंने पिछले चंद दिनों में ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं और मुझे उनकी बातें बहुत अपील की हैं कि क्या वजह है कि आप विलायत फ़कीह के चक्कर में ईरान के, और इस बात को इंडोर्स शिया उलमा भी करते हैं कि ईरान के जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं वो इस्तेमारी हैं, इंपीरियल हैं, वो बादशाहत और आमरीयत के अंदाज से मसाइल को डील करने की कोशिश करता है, और जो उनके खिलाफ उठता है उसकी वो तकजीब करते हैं, उसकी तकफीर करते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं जो विलायत फ़कीह को नहीं मानता। मैंने दाइश के दहशतगर्दों की लाशों की बेहुरमती अल-हश्द शाबी के हाथों होती हुई देखी है। मैंने दाइश के लोगों के हाथों शाम की फौजियों के लाशों की बेहुरमती होते हुए देखी है। हाँ, मैंने इसराइल के फौजियों के हाथों फलस्तीनियों की लाशों की बेहुरमती होते हुए देखी है। जिस शिद्दत से हम इसराइल की मुखालफत करते हैं कि वो फलस्तीनियों का कत्लेआम करता है, वो मस्जिद अक्सा को गिराना चाहता है, वो ये करता है, वो करता है। शाम में क्या जामिया मस्जिद उम्वी के मीनार और उसके मनारे और उसके गुंबद और उसके सहन रूस की, ईरान की, शाम की अफवाज की बमबारी से तबाह नहीं हुए? वो ये कहते हैं इसराइल हजारों लाखों लोगों को मारे तो इसराइल पूरी दुनिया का बुरा, लेकिन अगर बशारुल असद लाखों लोगों को कत्ल करे तो उसकी फिर भी हम इसलिए रिस्पेक्ट करें कि वो मज़ामत के महवर की एक कड़ी है, उसके जरिए से हिजबुल्लाह के हथियार जाते। तो हिजबुल्लाह 2006 तक तो हमारी आंखों का तारा थी कि इसराइल के खिलाफ लड़ती थी। हिजबुल्लाह 2014-15 में जब शाम के तनाज़े में शामिल हुई और उसके बाद लाखों लोग मरे शाम में,
वो कब से हमारी आंखों का तारा हो जाए जिसके हाथ हमारे अपने ही खून से रंगे हुए। फिर हमारे अपने मुल्क से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिफाए जनाब ज़ैनब के नाम पर वहां गए और वहां लड़े और वहां मरे और उनकी लाशें वापस आई, और हमने कभी उनके साथ वो ट्रीट नहीं किया जो हम दूसरी फिक्र के लोगों के साथ, जिनको आप दाइश कहते हैं या अलकायदा कहते हैं या कुछ भी कहते हैं। तो मेरा ख्याल है एक किस्म की इंटेलेक्चुअल एकेडमिक एक्सेप्टेंस है, इल्मी और दानिशवर जो हल्के है ना, उसमें एक तरह की कबूलियत पाई जाती है कि अगर आप एंटी इसराइल है और आप बशारुल असद की आमरीयत का दिफा करते हैं तो लोग आपको जिंदा रहने का मौका भी देते हैं, सांस लेने का मौका भी देते हैं। लेकिन अगर आप शाम के अवाम की लिजिटिमेट मूवमेंट, अवाम की जो आज़ादी की तहरीक थी जो 2011 में शुरू हुई थी, वो तो फॉरेन स्पॉन्सर्ड नहीं थी ना, बाद में फॉरेन स्पॉन्सर्ड उसमें शामिल हुए। तो ऐन उस वक्त जब शाम के लोग अपने लिए हुकूमत और हुर्रियत मांग रहे थे, बशारुल असद की अफवाज उनका सर कुचल रही थी, शाम की मदद के लिए ईरान आगे आ रहा था, तब उस वक्त ईरान में और किसी ऐसे अमरीकी सदर में जो इसराइल की हिमायत करता है ताकि फलस्तीनियों को कत्ल करो, क्या फर्क? शाम की कैदों से जो जेलें टूट रही हैं और जो लोग निकल रहे हैं, वो मैंने एक दोस्त से बात की तो उसने कहा प्रोपोगंडा बहुत ज्यादा है। ये कहते लोग बिल्कुल प्रोपोगंडा होगा। सद्दाम हुसैन के खिलाफ WMDs एक प्रोपोगंडा था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, लेकिन ये तो प्रोपोगंडा नहीं था कि सद्दाम हुसैन ने ईरानियों पर जहरीली गैसें फायर की। ये तो प्रोपोगंडा नहीं था कि सद्दाम हुसैन ने कुर्दों के खिलाफ जहरीली गैसें फायर की, अपने लोगों पर मजालिम, अपने लोगों पर मजालिम की, खानदान के लोगों को तक को नहीं छोड़ा, भाई वगैरह को, खानदानों के खानदान खत्म, अपने खानदान जो उसके लिए वो था, सदर खानदान खत्म किया, हकीम खानदान खत्म किया, ऐसे इल्मी खानदान खत्म किए जिनको पूरी दुनिया एहतराम की निगाह से देखती है। सद्दाम हुसैन बुरा था, बशारुल असद क्यों नहीं बुरा? बहुत ये। और अगर शाम के लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, 50 लाख शामी तुर्की में पड़े हैं, 15 लाख शामी लबनान में पड़े हैं, 10 लाख शामी जर्मनी में पड़े हैं, 40 लाख शामी पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं, बेवतनी और हिजरत क्या होती है? शाम की लड़कियों ने 14 साल की लड़कियां कॉल गर्ल हैं तुर्की में जिस्म बेचती, 13 साल की बच्चियां कॉल गर्ल हैं। ये कोई छुपी हुई बात है? तुर्की की सड़कों पर जूती पालिश करने वाले कौन है? पाकिस्तान की सड़कों पर जूती पालिश करने वाले कौन है? अफगान। कितना हमने अपनी आंखों से अफगानों के साथ होता हुआ जुल्म देखा है। शामियों का मुस्तकबिल ये नहीं है कि वो अपने मुल्क में जाएं और इज्जत ऑनर से रहें। कौन था जिससे डर से वो नहीं जाते थे? अमेरिका बैठा हुआ था वहां, बशारुल असद बैठा हुआ था, नेतन्याहू तो नहीं बैठा हुआ, नेतन्याहू तो नहीं बैठा हुआ था ना। तो गजा और मगरबी किनारे को आजाद होना चाहिए, एक लम्हे से पहले आजाद होना चाहिए, लेकिन गजा और मगरबी किनारे की आजादी की जद्दोजहद अगर तेहरान से हो और इस मकसद के लिए कुर्बानियां शाम के अवाम ने देनी हो, तो शाम के अवाम का क्या कसूर है? उन्हें यह हक नहीं है कि वो भी उसी तरह आजादी से रहें, फख्र से रहें जिस तरह मैं और आप पाकिस्तान में रहते? जब आप उनकी बात ये सुनते हैं, वो फिक्री तौर पर आपके मुखालिफ सही, वो मुस्लिम उम्मा के दावेदार सही, वो ये कहते हैं कि ये खाली फलस्तीन के मुसलमानों के लिए जो रोते हैं, इन्हें इगोर मुसलमानों के लिए, सेंकियांग के मुसलमान, 20 लाख सेंकियांग मुसलमान, तुर्किस्तान के मुसलमान चीन ने कंसंट्रेशन कैंपों में डाल के रखे हुए। नहीं, लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा है, ये भी प्रोपेगेंडा है। कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फौज 4 साल कर्फ्यू लगा के रखा है, ये भी प्रोपेगेंडा है। नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन नहीं वो चाइना वाला प्रोपेगेंडा है। चलो ये मतलब अगर दुनिया में मुसलमान मजलूम है तो वो चेचनिया के मुसलमान भी मजलूम है, क्योंकि उन पर रूस का कब्जा है। अंगुष्टिया के मुसलमान कमजोर हैं, मजलूम है क्योंकि उन पर रूस का कब्जा है। रूस मुसलमानों को मारे तो वो हमारा भाई है, बस बिल्कुल। हिंदुस्तान कश्मीरियों को मारे तो वो ईरानियों का भाई है। बशार अपने शामियों को मारे, यानी बशार की फौज ने कब इसराइल पर हमला किया? इसराइल तो पिछले 14 महीने से मुसलसल शाम को मार रहे हैं।
गोलान की पहाड़ियों पर कब शाम की सरकारी अफवाज ने इसराइल से जा टकराए? शाम की फौज के हथियार पिछले 14 साल से अपने शामियों के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये कहानी इतनी सस्ती नहीं है और इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि आप बशार को ये कहकर मौका दे दें कि जी वो चूंकि मज़ाहमत के महवर में हथियार फराहम करने के लिए ईरान को राहदारी देता था इसलिए वो दूध का धुला है और जिहादियों से हमें तवक्को है कि वो आकर ईरान का रास्ता रोकेंगे हिजबुल्लाह में हथियार पहुंचाने का। ओ भाई, लबनान के लोगों को ये तय करने दो ना कि लबनान की हुकूमत और सियासत और रियासत कैसी होगी। ईरान मामे का बच्चा लगता है, सारी दुनिया के शियों का ठेका ईरान ने लिया हुआ है। पाकिस्तान के शियों को भी ये सोचना होगा कि हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। क्यों लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तानी शियों की वफाएं ईरान के साथ है? बहुत मशकूक कर दिया गया। सो ये फिरका हर चीज को शिया सुन्नी की ऐनक से हटकर जरा पाकिस्तानी, ईरानी, इराकी, लबनानी, शामी ऐनक से देखें तो आपको साफ नजर आएगा कि ये तनाज़ा सियासत का तनाज़ा है, मफादात का तनाज़ा है। इसमें ना इल्हाम का कोई चक्कर है और ना नाउज़बिल्लाह इस्लाम 1979 में आया था कि इमाम खुमैनी लेकर आए, और ना मतलब पाकिस्तान को खतरा है, इस्लाम को खतरा है। भाई पाकिस्तान 1947 में बना है, इस्लाम अल्लाह का रसूल लेकर आया है। ईरान को खतरा है, शिया इस्लाम को खतरा है। भाई ईरान 1979 में शिया इस्लामी इनकलाब आया है, शिया इस्लाम 1400 साल से चल रहा है। तो रियासतों को मजहब का ठेकेदार न बनाएं और अपने मजाहिब को मुख्तलिफ रियासतों के पैराए से ना देखें। जब रियासतों को शिकस्त होगी आपके दिल और आपके ईमान बुरी तरह जद में आएंगे। बहुत अच्छा, अल्लाह हमें हमारा ईमान सलामत रखे। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। बस अगर आप 2-4 जुमले एक यानी ऐसे इंसान के लिए जो ये चाहता है कि मैं इन चीज़ों को मसलक, मजहब, अकीदा, फलां फलां से उठकर एक खालिस इंसान के तौर पर देखूं, तो उसको किस तरह देखना चाहिए इस पूरे कज़िये को? आपने अभी आखिरी जुमलों में बहुत अच्छे से बता दिया। बस सिर्फ एक इख्तिसार के साथ। भाई कोई भी शख्स जो पैदा होता है ना, वो अल्लाह की मर्जी से पैदा होता है। वो शमसुद्दीन पैदा हो या शौज़ब अस्करी पैदा हो, वो सुन्नी पैदा हो या शिया पैदा हो। नहीं, अभी ये जो कज़िया हो गया ना, ये लोग आ गए, तो ये मैं बताना क्योंकि मैं इस तरह मैं पूछ रहा हूँ जो हमारे आपने देख लिया ना, मैं सारा लोगों की पैदाइशी शनाख्तों के पर उन पर जबर ना करो और लोगों की पैदाइशी शनाख्तों के सबब उनका एहतराम ना करो। लोगों को उनके मेरिट पर देखना चाहिए और तमाम इंसान बराबर होते हैं। एक ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसको कबूल करने की बात है। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके मजहब की, आपके मसलक की, आपके खानदान की रिस्पेक्ट करें, तो लोगों के मजहब के, मसलक के, खानदान की रिस्पेक्ट करो। डू गुड, हैव गुड। जो लोगों के लिए चाहते हो, जो अपने लिए चाहते हो, वही लोगों के लिए चाहो। और दुनिया के तमाम मसाइल का हल है तालीम। खुदा का वास्ता है, पढ़ें ताकि आपके दिमागों में छटी और पड़ी हुई गर्द जो है वो साफ हो। हम जब तक तालीम, पाकिस्तान न बनता अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न बनती। एक, अमेरिका दुनिया पर हुकूमत ना कर रहा होता अगर हार्वर्ड और MIT अमेरिका में ना होते, और यूरोप दुनिया पर हुकूमत ना कर रहा होता और अगर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वहां ना होते। ये फौजें दुनिया पर हुकूमत नहीं कराती। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम में से जो आलम उन्नास है, खिलाफत अल्लाह का जो है ना वो ताज, वो उसी के सर पे आएगा। जो इल्म में आगे है वही दुनिया में आगे है। और इसराइल नोबल भी जीतता है, दुनिया की टेक इंडस्ट्री का, दुनिया की IT इंडस्ट्री का, दुनिया की हथियारों की इंडस्ट्री का, दुनिया में बायोलॉजिकल इंडस्ट्री का। सहरा में फूल उगाए हैं इसराइल ने और हमने फूलों को सहरा में तब्दील किया है। जब तक हम इल्म और टेक्नोलॉजी के मैदान में मुकाबला नहीं करेंगे, हम इसी तरह मार खाते रहेंगे। कभी ईरान की सूरत में, तो कभी इराक की सूरत में, कभी लीबिया की सूरत में, तो कभी शाम की सूरत में, कभी अफगानिस्तान की सूरत में। अल्लाह पाकिस्तान को दुश्मनों से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ देखिए मौजूद थे एक तरक्की पसंद दानिश्वर, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर, जिनसे आपने पहले भी गुफ्तगू सुनी और अभी भी जितने तफसील से चीज़ें बताई। मेरे पास काफ़ी सवालात अभी मौजूद थे और सुनने देखने वालों के भी काफ़ी सवालात होंगे। तो आप भी अगर कुछ सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें। मेरे जो बाकी फ्यूचर के हवाले से था, लम्हा मौजूद पे जो कुछ, लेकिन चूंकि गुफ्तगू बहुत तवील हो गई तो मैं किसी और नशिस्त में शौज़ब अस्करी साहब से अभी आप पब्लिक के सामने इनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मैं जब अपने शहर वापस पहुंचूंगा तो मैं आपसे जूम पे 1-1.5 घंटे का मजीद टाइम लूंगा अगले हफ्ते में। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू पूरी सुनी। जो भी आपने इस पर राय तबसरा देने, शाइस्तगी और एहतराम को मलहूज़ खातिर रखे हुए लिखे,
क्योंकि हमने पॉलिसी ये बनाई कि किसी का कमेंट, किसी का तबसरा हम हज़फ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे मेहमान, किसी मेहमान के साथ कोई शख्स वो जो गालम गलोच वाला कोई करे तो हम मजबूरन उसको डिलीट कर देते, हज़फ कर देते, वरना हम ये नहीं करते। तो दोबारा आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।